हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को मैंने गहराई से जांच कर तैयार किया है। ये वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इसे देखकर कोई बड़ा फैसला ना लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह चाहिए, तो मुझसे या किसी अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, दारा कारक के बारे में। आखिर यह दारा कारक हमारी कुंडली में होता क्या है? जैमिनी ज्योतिष की जो पद्धति है, उसमें होते हैं चर कारक, यानी अस्थाई टेम्पोररी कारक, जो हर व्यक्ति की कुंडली के लिए अलग होते हैं। इनमें से दारा कारक का एक खास स्थान है, जिसे अक्सर जीवन साथी या हमारे सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर का सूचक माना जाता है। यह शुक्र पत्नी के लिए या गुरु पति के लिए जैसे स्थिर कारकों की तरह नहीं है। दारा कारक बदलता रहता है। यह बस वो ग्रह है जिसके पास आपकी जन्म कुंडली में सबसे कम डिग्री अंश होती है, किसी भी राशि में 0 से 30 डिग्री के बीच। सभी ग्रहों के बारे में सोचिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनमें से जो भी ग्रह अपनी राशि में 0 डिग्री के सबसे करीब बैठा होगा, वही आपका दारा कारक बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बुध मेष राशि में 2 डिग्री पर है, शुक्र सिंह राशि में 18 डिग्री पर है और गुरु वृश्चिक राशि में 25 डिग्री पर है और बाकी सभी ग्रह इनसे ज़्यादा डिग्री पर हैं, तो बुध, क्योंकि वो शून्य के सबसे पास है, आपका दारा कारक बन जाएगा। कुछ पद्धतियों में राहु को भी शामिल किया जाता है, जिसकी गणना अलग तरीके से होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम 7 प्रमुख ग्रहों पर ध्यान देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हर ग्रह आपके अंदर एक मूल ऊर्जा या सीख का प्रतिनिधित्व करता है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, आत्मकारक, वो आपकी आत्मा की मुख्य प्रेरणा, ड्राइव को दर्शाता है। और दारा कारक सबसे कम डिग्री पर होने के कारण उस राशि की ऊर्जा के बिल्कुल स्रोत के सबसे पास बोए गए एक बीज की तरह है। यह एक बुनियादी क्षमता, शायद एक कमजोरी या एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाता है जो पूरा होना चाहता है और साझेदारी, पार्टनरशिप के माध्यम से व्यक्त होने और विकास करने की कोशिश करता है। यह उस खास कर्मिक ज़मीन को दर्शाता है जहाँ रिश्ते एक दूसरे में खुद को देखने और साझे भाग्य को इसका गहरा अनुभव जड़ पकड़ता है। इसलिए यह दारा कारक इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, हम उनके द्वारा कौन सी सीख लेते हैं और वो कौन सी गतिविधियाँ या डायनामिक्स हैं जो हमारे सबसे गहरे रिश्तों को आकार देती हैं। चलिए, अब जानते हैं कि जब यह दारा कारक आपकी कुंडली के अलग-अलग घरों भावों में बैठता है, तो क्या होता है। जब दारा कारक लग्न में होता है, तो आपका जीवन साथी आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। आपका पूरा जीवन, आपके निर्णय, आपकी पहचान, सब कुछ शादी के बाद बहुत हद तक आपके पार्टनर के इर्द-गिर्द घूमने लगता है। यह रिश्ता आपकी आत्म पहचान और जीवन पथ पर गहरा प्रभाव डालता है। पहले घर में दारा कारक का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। लग्न आप स्वयं हैं, आपकी पहचान, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण। जब दारा कारक यहाँ आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन साथी आपके जीवन में एक बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका जीवन साथी अक्सर काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाला, आत्मविश्वासी और अपने आप में एक मजबूत व्यक्तित्व वाला हो सकता है। उनमें नेतृत्व करने की क्षमता हो सकती है या वे सामाजिक रूप से जाने-पहचाने व्यक्ति हो सकते हैं। वे अपनी सेहत और पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी सजग रह सकते हैं और आपको भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस रिश्ते में आपसी सहयोग बहुत अच्छा हो सकता है, खासकर व्यक्तिगत विकास के मामलों में। आपका पार्टनर आपको आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वे आपके सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं। चूँकि पहला घर आपकी सेहत का भी है, तो आपका पार्टनर आपकी सेहत का ध्यान रखने में आपकी मदद कर सकता है या आप दोनों मिलकर एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा ले सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लग्न में दाराकारक वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव या एक नई शुरुआत उनके पार्टनर के आने के बाद ही होती है। आपके जीवन के बड़े निर्णय, जैसे कि कहाँ रहना है, क्या करियर चुनना है या सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करना है, इन सब में आपके साथी की राय बहुत मायने रखेगी। अगर दाराकारक ग्रह शुभ है और अच्छी स्थिति में है, तो आप खुशी-खुशी अपने साथी को यह नियंत्रण या महत्व देंगे। आपको लगेगा कि वे आपके लिए सही फैसले ले रहे हैं और आप उन पर भरोसा कर पाएंगे। ये स्थिति आपको अपने बारे में और अधिक जागरूक बना सकती है। आपका साथी आपके लिए एक आईने की तरह काम कर सकता है, जो आपको आपकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दिखाता है।
इससे आपको खुद को समझने और सुधारने का मौका मिलता है। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ विकसित हो सकती है, जहां आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। रिश्ते में एक खास तरह की ऊर्जा और जीवन शक्ति हो सकती है। आप दोनों मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। पार्टनर का आपके जीवन में आना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई मजबूत साथी है। कई बार आपका साथी आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने में भी आपकी मदद कर सकता है। वे आपको उन चीज़ों की ओर धकेल सकते हैं, जिनसे आप शायद पहले बचते रहे हों, लेकिन जो आपके विकास के लिए ज़रूरी हैं। ये साझेदारी आपको सामाजिक पहचान दिलाने में भी सहायक हो सकती है। हो सकता है कि लोग आपको आपके साथी के साथ जोड़कर पहचानने लगें, खासकर अगर आपका साथी काफ़ी प्रभावशाली है। संक्षेप में, पहले घर में दारा कारक एक ऐसा जीवन साथी लाता है जो आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत, आपके निर्णयों और आपके जीवन की दिशा पर गहरा और सीधा प्रभाव डालता है। यह एक शक्तिशाली स्थिति है जो सही तरीके से संभाले जाने पर व्यक्तिगत विकास और आपसी सहयोग के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। जहाँ पहले घर में दारा कारक के कई फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियाँ और संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर अगर दारा कारक ग्रह पीड़ित हो या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो। सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि आपका साथी अत्यधिक प्रभावशाली या हावी डोमिनेंट होने की कोशिश करे। चूंकि वे आपके जीवन के केंद्र में होते हैं, तो कभी-कभी वे आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णयों पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करने लग सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी अपनी पहचान खो रही है और आप सिर्फ अपने साथी की परछाई बनकर रह गए हैं। यहाँ अहंकार, ईगो का टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला घर आपके स्वयं के अहंकार का भी है, और जब साथी का मजबूत व्यक्तित्व इससे टकराता है, तो रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। आप दोनों के बीच मैं बनाम हम की लड़ाई छिड़ सकती है। आपका साथी बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, जो हमेशा अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पहले रखे। इससे आपको उपेक्षित, निग्लेक्टेड महसूस हो सकता है। यदि दारा कारक ग्रह अशुभ है, तो साथी आपके व्यक्तित्व या आपकी शारीरिक बनावट की आलोचना कर सकता है। वे आपको बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनके मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई निर्णय लेना चाहें, लेकिन आपका साथी उससे सहमत ना हो और अंत में आपको उनकी बात माननी पड़े। यह शुरुआत में ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह घुटन और नाराज़गी पैदा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जीवन के फैसले आप नहीं, बल्कि आपका साथी ले रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि रिश्ते में लगातार तनाव या टकराव रहता है, तो इसका असर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। पहला घर सीधे तौर पर सेहत से जुड़ा है, इसलिए यहाँ का तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है। कभी-कभी साथी इतना ज़्यादा आपके जीवन में शामिल हो जाता है कि आपके अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। आपका साथी चाह सकता है कि आप अपना सारा समय और ध्यान सिर्फ उन्हीं को दें। अगर आप खुद एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अपने साथी के प्रभाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। आपको लगेगा कि आपकी स्वतंत्रता छिन रही है। यह स्थिति तब और बिगड़ सकती है जब दारा कारक ग्रह मंगल या सूर्य जैसा कोई उग्र ग्रह हो और पीड़ित हो। संक्षेप में, पहले घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में साथी का हावी होना, अहंकार का टकराव, व्यक्तिगत पहचान का खोना, निर्णयों में संघर्ष और सेहत पर बुरा असर शामिल हो सकता है। ये ज़रूरी है कि इन संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत रहा जाए। यदि आपका दारा कारक पहले घर में है और आप संभावित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या उनसे बचना चाहते हैं, तो कुछ उपाय और दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। संतुलन स्थापित करें। सबसे ज़रूरी है संतुलन बनाना। अपने साथी के महत्व को स्वीकार करें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता को भी बनाए रखें। मैं और हम के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और सीमाओं के बारे में अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करें। उन्हें बताएं कि आपको कहाँ पर थोड़ी व्यक्तिगत जगह, पर्सनल स्पेस चाहिए। उनकी ज़रूरतों को भी सुनें और समझें। आपसी सम्मान, एक दूसरे के व्यक्तित्व और विचारों का सम्मान करें, भले ही आप हमेशा सहमत न हों। आलोचना करने या बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार करें। साझा लक्ष्य बनाएं। रिश्ते के बाहर भी कुछ साझा लक्ष्य या रुचियां विकसित करें,
यह आप दोनों को एक टीम के रूप में काम करने का मौका देगा और ध्यान केवल एक दूसरे पर केंद्रित होने से हटाएगा। व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस। दोनों पार्टनर के लिए थोड़ा व्यक्तिगत समय और स्थान होना ज़रूरी है। अपने शौक, अपने दोस्त और अपनी रुचियों के लिए समय निकालें। इससे रिश्ता घुटन भरा नहीं लगेगा। अहंकार पर नियंत्रण। दोनों पार्टनर को अपने अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहस जीतने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। माफ़ करना और आगे बढ़ना सीखें। ग्रह शांति। यदि दारा कारक ग्रह पीड़ित है या अशुभ प्रभाव में है, तो उस विशेष ग्रह की शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप। उदाहरण, यदि बुध दारा कारक है तो ओम बुम बुधाया नमः का जाप। दान या अन्य वैदिक उपाय किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से किए जा सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य रिश्ते में संतुलन, सम्मान और समझ को बढ़ावा देना है, ताकि दारा कारक के लग्न में होने के सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाया जा सके और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। दूसरे घर में दारा कारक का होना इशारा करता है कि आपका जीवन साथी आपके परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी वाणी पर गहरा प्रभाव डालेगा। शादी के बाद आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां और धन संबंधी मामलों में साथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके मूल्य और खान-पान भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा घर हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा कुटुंब, जन्म का परिवार, संचित धन, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारी वाणी, स्पीच, खान-पान की आदतें और हमारे मूल्य, वैल्यूज़। जब दारा कारक ग्रह इस घर में आता है, तो आपका जीवन साथी इन सभी क्षेत्रों से गहराई से जुड़ जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह हो सकता है कि आपका जीवन साथी बहुत पारिवारिक, फैमिली ओरिएंटेड हो। वे आपके जन्म के परिवार के साथ घुलने-मिलने की कोशिश कर सकते हैं, या वे खुद एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ सकते हैं। वे परिवार को बहुत महत्व दे सकते हैं और रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा लाने का प्रयास कर सकते हैं। शादी के बाद आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने से पारिवारिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आर्थिक मामलों में यह स्थिति बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपका साथी आर्थिक रूप से स्थिर हो सकता है या धन कमाने और बचाने में बहुत कुशल हो सकता है। वे आपको वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में मदद कर सकते हैं, या आप दोनों मिलकर धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपका साथी खुद अच्छा कमाता हो या उनकी सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वे बचत और निवेश को लेकर काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, जो लंबी अवधि में आपके लिए अच्छा है। दूसरे घर का संबंध वाणी से भी है। आपका साथी मधुर वाणी वाला, अच्छा वक्ता या अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने वाला हो सकता है। वे बातचीत में कुशल हो सकते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में आपकी मदद कर सकते हैं। उनकी वाणी में सच्चाई और ईमानदारी हो सकती है। यदि ग्रह शुभ है, वे आपको बेहतर संवाद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह स्थिति पारंपरिक मूल्यों, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के प्रति झुकाव भी दे सकती है। आपका साथी परंपराओं, रीति रिवाजों और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करने वाला हो सकता है। वे रिश्ते में स्थिरता और वफादारी को महत्व दे सकते हैं। यह आपके जीवन में एक नैतिक आधार प्रदान कर सकता है। खान-पान के शौकीन होने की संभावना भी है। आपका साथी अच्छे भोजन का शौकीन हो सकता है या वे खुद अच्छा खाना बनाते हों। आप दोनों साथ मिलकर भोजन का आनंद ले सकते हैं या नई-नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। सुरक्षा की भावना इस प्लेसमेंट का एक और सकारात्मक पहलू है। आपका साथी आपको भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा है जो आपकी देखभाल करेगा और कठिन समय में आपका साथ देगा। वे स्वभाव से काफ़ी व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़े हुए हो सकते हैं। संक्षेप में, दूसरे घर में दारा कारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो पारिवारिक हो, आर्थिक मामलों में सहायक हो, मधुरभाषी हो, संभवतः पारंपरिक मूल्यों को मानता हो और जीवन में स्थिरता लाए। यह स्थिति विशेष रूप से आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक सद्भाव के लिए अच्छी मानी जाती है, अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो। हर स्थिति की तरह दूसरे घर में दाराकारक के भी कुछ संभावित नकारात्मक पहलू और चुनौतियां हो सकती हैं, खासकर अगर दाराकारक ग्रह पीड़ित हो या अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो। एक बड़ी चुनौती आर्थिक मामलों को लेकर हो सकती है। आपका साथी या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है या फिर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस या नियंत्रण करने वाला हो सकता है। धन को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद और बहस हो सकती है।
हो सकता है कि वे आपके पैसे खर्च करने के तरीके पर सवाल उठाएं या अपनी आर्थिक इच्छाएं आप पर थोपने की कोशिश करें। यदि ग्रह पीड़ित है तो शादी के बाद आर्थिक तंगी या नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा घर आपके जन्म के परिवार का है। यहाँ दारा कारक होने पर आपके साथी और आपके परिवार के सदस्यों के बीच तनाव या मतभेद पैदा हो सकता है। हो सकता है कि आपका साथी आपके परिवार के साथ आसानी से घुल मिल ना पाए या वे आपके परिवार के मामलों में बहुत ज़्यादा दखल दें। इससे आपको दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है। वाणी के स्थान पर पीड़ित दाराकारक होने से साथी की वाणी कठोर, कड़वी या व्यंग्यात्मक हो सकती है। वे छोटी-छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं या उनकी बातें आपको चुभ सकती हैं। संवाद में गलतफहमी पैदा हो सकती है। अत्यधिक भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक होना भी एक समस्या हो सकती है। आपका साथी चीज़ों को जमा करने, धन-दौलत और सामाजिक स्थिति को बहुत ज़्यादा महत्व दे सकता है। वे भावनात्मक जुड़ाव से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह रिश्ते में गहराई की कमी पैदा कर सकता है। मूल्यों, वैल्यूज़ को लेकर टकराव हो सकता है। आपके और आपके साथी के जीवन मूल्य, नैतिकता या परंपराओं को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, जिससे आपसी समझ में कमी आ सकती है। वे अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत हठी, स्टबर्न हो सकते हैं और आपके विचारों को स्वीकार करने में आनाकानी कर सकते हैं। खान-पान की आदतों में बड़ा अंतर भी परेशानी का सबब बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक शाकाहारी हो और दूसरा मांसाहारी, या एक स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हो और दूसरा जंक फूड का शौकीन। यह रोज़मर्रा के जीवन में छोटी-छोटी बातों पर खींचतान पैदा कर सकता है। अधिकार जताने, पॉसेसिवनेस की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, खासकर धन और संपत्ति को लेकर। वे आपको या आपकी चीज़ों को अपनी संपत्ति समझ सकते हैं। संक्षेप में, दूसरे घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में आर्थिक मतभेद, परिवार के साथ संघर्ष, कठोर वाणी, अत्यधिक भौतिकवाद, मूल्यों का टकराव और अधिकार जताने की प्रवृत्ति शामिल हो सकती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समझदारी और संवाद की ज़रूरत होती है। यदि आपका दारा कारक दूसरे घर में है और आप संभावित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं। आर्थिक पारदर्शिता और योजना। पैसों के मामलों में शुरुआत से ही पारदर्शिता रखें। मिलकर बजट बनाएं और वित्तीय लक्ष्यों पर सहमत हों। एक दूसरे के खर्च करने के तरीकों का सम्मान करें और बीच का रास्ता निकालें। पारिवारिक संतुलन। अपने साथी और अपने जन्म के परिवार के बीच स्वस्थ सीमाएं, बाउंड्रीज बनाएं। दोनों पक्षों को सम्मान दें, लेकिन किसी को भी दूसरे के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करने दें। अपने साथी को अपने परिवार का महत्व समझाएं और अपने परिवार को अपने साथी का। संवाद में मधुरता। बातचीत करते समय सचेत रहें। कठोर शब्दों या व्यंग्य से बचें। सुनने पर ध्यान दें और शांति से अपनी बात रखें। यदि साथी की वाणी कठोर है तो उसे प्यार से समझाएं कि आपको कैसा महसूस होता है। मूल्यों का सम्मान। भौतिक चीज़ों से परे भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सम्मान को महत्व दें। एक दूसरे के मूल्यों और विश्वासों को समझने की कोशिश करें, भले ही वे आपसे अलग हों। साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें। खान-पान में सामंजस्य। खान-पान की आदतों में आपसी सहमति बनाने की कोशिश करें। एक दूसरे की पसंद का सम्मान करें और बीच का रास्ता निकालें। दान पुण्य। दूसरे घर का संबंध भोजन और धन से है। नियमित रूप से भोजन या धन का दान करना इस भाव से संबंधित नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना एक अच्छा उपाय है। ग्रह शांति। यदि दारा कारक ग्रह पीड़ित है, तो उस ग्रह विशेष के मंत्रों का जाप, जैसे शुक्र के लिए ओम शुम शुक्रया नमः, संबंधित वस्तुओं का दान या रत्न धारण ज्योतिषी की सलाह पर सहायक हो सकता है। इन उपायों का लक्ष्य आपसी समझ, सम्मान और संतुलन को बढ़ावा देना है, जिससे दूसरे घर में दारा कारक के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सके और नकारात्मक पहलुओं को कम किया जा सके। तीसरे घर में दारा कारक होने पर आपका जीवन साथी आपके संवाद, साहस, भाई-बहनों और छोटी यात्राओं पर गहरा प्रभाव डालता है। यह रिश्ता बातचीत, विचारों के आदान-प्रदान और साझा शौक, हॉबीज पर आधारित हो सकता है। रिश्ते में सक्रियता और प्रयासों की ज़रूरत बनी रहती है। तीसरा घर जीवन के कई गतिशील क्षेत्रों जैसे संचार, साहस, पराक्रम, छोटी यात्राएं, लेखन, मीडिया और भाई-बहन व पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपका दारा कारक ग्रह इस ऊर्जावान भाव में आता है,
तो आपका जीवन साथी इन सभी पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपके रिश्ते में एक खास तरह की जीवंतता और सक्रियता लाता है। उत्कृष्ट संचार और मानसिक तालमेल। इस स्थिति का एक प्रमुख लाभ यह है कि आपका साथी संवाद में बहुत निपुण हो सकता है। वे न केवल अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, बल्कि अच्छे श्रोता भी हो सकते हैं। उनकी बातचीत में बुद्धि और हास्य का पुट हो सकता है, जिससे आपके बीच का संवाद हमेशा दिलचस्प बना रहता है। यह सिर्फ सतही बातों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आप गहरे बौद्धिक विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत मानसिक जुड़ाव बनता है। यह रिश्ता अक्सर एक गहरी दोस्ती जैसा महसूस होता है, जहां आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। उनका अच्छा संचार कौशल सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी आपकी मदद कर सकता है। आप साथ मिलकर नई चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या किसी विषय पर बहस कर सकते हैं, जो आपके मानसिक बंधन को और भी प्रगाढ़ करता है। साहस, प्रेरणा और सक्रियता। आपका जीवन साथी स्वभाव से साहसी और पहल करने वाला हो सकता है। वे जीवन की चुनौतियों से घबराते नहीं और आपको भी अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप थोड़े संकोची हैं, तो वे आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और नई चीज़ें आज़माने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, घर प्रयासों का भी है, इसलिए आपका साथी आपको अपने लक्ष्यों के प्रति मेहनत करने और लगातार कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित करेगा। वे सिर्फ सलाह ही नहीं देंगे, बल्कि खुद भी कर्मठ होंगे और आपके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। ये साझेदारी आपको जीवन में अधिक सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण महसूस करा सकती है। कौशल, प्रतिभा और साझा गतिविधियाँ। तीसरा घर कौशल और रुचियों से भी जुड़ा है। संभव है कि आपका साथी किसी कला, संगीत, लेखन, तकनीक या अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो। वे आपको अपनी रुचियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों मिलकर नए शौक अपना सकते हैं या कोई नया कौशल सीख सकते हैं। ये साझा गतिविधियाँ हैं आपके रिश्ते को मज़ेदार बनाती हैं और जुड़ाव बढ़ाती हैं। यदि आप किसी रचनात्मक या संचार आधारित क्षेत्र में हैं, तो आपका साथी आपका महत्वपूर्ण समर्थक बन सकता है। यात्रा और गतिशीलता। छोटी यात्राएँ तीसरे घर का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। दारा कारक यहाँ होने से आपके जीवन में घूमने-फिरने के अवसर बढ़ सकते हैं। आपका साथी यात्रा का शौकीन हो सकता है और अक्सर छोटी यात्राओं की योजना बना सकता है। ये यात्राएँ रिश्ते में ताजगी लाती हैं और आपको रोज़मर्रा की एकरसता से बाहर निकालती हैं, जिससे बंधन मजबूत होता है। सामाजिक संबंध। यदि दारा कारक शुभ स्थिति में है, तो आपका साथी आपके भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायक हो सकता है। उनका मिलनसार स्वभाव आपके सामाजिक दायरे को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वे आपके और आपके भाई-बहनों के बीच सेतु का काम भी कर सकते हैं। संक्षेप में, तीसरे घर में दारा कारक एक ऐसे साथी का संकेत देता है, जो बुद्धिमान, बातूनी, साहसी, प्रतिभाशाली और सक्रिय है। यह रिश्ता दोस्ती, आपसी प्रेरणा, साझा रुचियों और निरंतर सीखने की प्रक्रिया पर पनप सकता है। यह आपके जीवन में उत्साह और गतिशीलता ला सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष रिश्ते में आवश्यक प्रयास करने को तैयार हों। तीसरे घर में दारा कारक के कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हो सकते हैं, खासकर यदि ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। सबसे आम चुनौती संवाद को लेकर हो सकती है। जहाँ साथी अच्छा वक्ता हो सकता है, वहीं पीड़ित होने पर वह तर्क-वितर्क करने वाला, बहस करने वाला या अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने वाला भी हो सकता है। बातचीत में अहंकार का टकराव हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। साथी गपशप करने वाला या दूसरों की बुराई करने वाला भी हो सकता है। तीसरा घर प्रतिस्पर्धा का भी है। रिश्ते में एक तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना आ सकती है। आप और आपके साथी अनजाने में ही एक दूसरे से मुकाबला करने लग सकते हैं, चाहे वह करियर में हो, विचारों में हो या किसी और चीज़ में। यह तनाव पैदा कर सकता है। अत्यधिक सक्रियता या बेचैनी, रेस्टलेसनेस भी एक मुद्दा हो सकती है। हो सकता है कि साथी एक जगह टिक कर न बैठ पाए या रिश्ते में लगातार बदलाव चाहता हो। इससे स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है। वे बहुत जल्दी ऊब सकते हैं और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रह सकते हैं। भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। आपका साथी उनके साथ झगड़ा कर सकता है या उनके बीच गलतफ़हमी पैदा कर सकता है। आपको उनके और अपने साथी के बीच संतुलन साधना मुश्किल लग सकता है। साहस का नकारात्मक रूप उग्रता या लापरवाही बन सकता है। साथी बिना सोचे समझे जोखिम उठा सकता है या जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, जिसका असर आप पर भी पड़ सकता है। वे अपनी बात मनवाने के लिए आक्रामक हो सकते हैं।
संचार के माध्यमों जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया का अत्यधिक या गलत उपयोग भी समस्या बन सकता है। साथ ही इन पर बहुत ज़्यादा समय बिता सकता है या इनका उपयोग बहस या गलतफ़हमी पैदा करने के लिए कर सकता है। तीसरा घर काम, कामा त्रिकोण का हिस्सा है, जो इच्छाओं से जुड़ा है। पीड़ित होने पर साथी अत्यधिक महत्वाकांक्षी या स्वार्थी हो सकता है, जो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे। रिश्ता कभी-कभी सतही सुपरफिशियल लग सकता है, जहाँ गहरी भावनात्मक जुड़ाव के बजाय केवल बातचीत और बाहरी गतिविधियों पर ही जोर हो। भावनात्मक गहराई तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। संक्षेप में, तीसरे घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में बहसबाजी, अहंकार का टकराव, प्रतिस्पर्धा, बेचैनी, भाई-बहनों से समस्या, लापरवाही और रिश्ते में गहराई की कमी शामिल हो सकती है। यदि आपका दारा कारक तीसरे घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ उपाय और दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। सजग संवाद, माइंडफुल कम्युनिकेशन, बातचीत करते समय ध्यान रखें। सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सुने भी। बहस को जीतने की कोशिश करने के बजाय समझने की कोशिश करें। अपनी भाषा और लहजे पर ध्यान दें। अहंकार प्रबंधन, दोनों पार्टनर को अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखना सीखना होगा। एक दूसरे की राय का सम्मान करें और समझौता करने के लिए तैयार रहें। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, यदि प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो उसे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय बाहरी लक्ष्यों या गतिविधियों, जैसे कोई खेल खेलना, साथ में कोई प्रोजेक्ट करना, की ओर मोड़ें। साझा रुचियाँ, ऐसी रुचियाँ या शौक विकसित करें जिनका आप दोनों मिलकर आनंद ले सकें। इससे सकारात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और बहस के अवसर कम होंगे। धैर्य और स्थिरता, रिश्ते में धैर्य रखें। यदि बेचैनी महसूस हो, तो सचेत रूप से स्थिरता लाने का प्रयास करें। नियमित दिनचर्या या शांत गतिविधियां इसमें मदद कर सकती हैं। भाई बहनों से संबंध, भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्पष्टता और सम्मान बनाए रखें। अपने साथी को उनकी अहमियत समझाएं और सीमाओं का सम्मान करें। ग्रह शांति, यदि दारा कारक ग्रह जैसे बुध या मंगल अक्सर तीसरे घर से जुड़े होते हैं, पीड़ित है, तो उसके उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे बुध के लिए ओम बुम बुधाया नामा या मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाया नामा। दान या रत्न विशेषज्ञ की सलाह पर धारण करना लाभप्रद हो सकता है। इन उपायों का उद्देश्य आपसी समझ, सम्मानजनक संवाद और साझा प्रयासों को बढ़ावा देना है, ताकि तीसरे घर में दाराकारक के सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाया जा सके और नकारात्मक चुनौतियों को कम किया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि जब दाराकारक ग्रह आपकी कुंडली के चौथे घर, चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो इसका क्या प्रभाव होता है। चौथे घर में दारा कारक का होना संकेत करता है कि आपका जीवन साथी आपके घर, सुख, माता और आंतरिक शांति से गहराई से जुड़ा होगा। शादी के बाद आपकी खुशी और घरेलू जीवन पर साथी का सीधा असर पड़ेगा। यह स्थिति भावनात्मक सुरक्षा और घर संपत्ति के मामलों को महत्वपूर्ण बनाती है। चौथा घर ज्योतिष में हमारे जीवन के सबसे निजी और भावनात्मक पहलुओं का केंद्र है। यह हमारी माँ, हमारा घर, हमारी आंतरिक खुशी, मानसिक शांति, वाहन, ज़मीन जायदाद और हमारी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मोक्ष त्रिकोण का पहला घर होने के नाते गहरी भावनाओं और अंतर्ज्ञान से भी जुड़ा है। जब आपका दारा कारक ग्रह इस महत्वपूर्ण भाव में स्थित होता है, तो यह आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता, सुरक्षा और घरेलू सुख लाने की प्रबल क्षमता रखता है। घरेलू सुख और शांतिपूर्ण माहौल, इस स्थिति का एक प्रमुख लाभ यह है कि आपका साथी आपके जीवन में वास्तविक घरेलू सुख और शांति ला सकता है। वे घर को सजाने, संवारने और एक आरामदायक, सुरक्षित आश्रय बनाने में गहरी रुचि ले सकते हैं। उनका स्वभाव शांत हो सकता है और वे घर पर समय बिताना पसंद कर सकते हैं। शादी के बाद आपको अपने घर में पहले से कहीं अधिक सुकून और खुशी महसूस हो सकती है। आपका साथी घर को एक ऐसी जगह बनाने का प्रयास करेगा जहां आप बाहरी दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर आराम कर सकें। वे घर के कामों में भी सहयोगी हो सकते हैं। गहरी भावनात्मक सुरक्षा और देखभाल, चौथा घर हमारी भावनात्मक सुरक्षा की नींव है। यहाँ दारा कारक होने पर आपका जीवन साथी आपको मजबूत भावनात्मक सहारा और पोषण प्रदान कर सकता है। वे आपकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले, समझदार और आपकी बहुत परवाह करने वाले हो सकते हैं। कठिन समय में आप उन पर भावनात्मक समर्थन के लिए निर्भर रह सकते हैं। उनका स्वभाव स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाला, नर्चरिंग हो सकता है, जो आपको सुरक्षित और प्रिय महसूस कराता है। यह एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करता है जहां आपसी देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव प्राथमिकता होती है। पारिवारिक जुड़ाव,
आपका साथी आपके परिवार, विशेषकर आपकी माँ के साथ अच्छे संबंध विकसित कर सकता है। वे पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करने वाले हो सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता आती है। वे स्वयं भी अपने परिवार से गहरे जुड़े हो सकते हैं। संपत्ति और भौतिक सुरक्षा। चौथा घर संपत्ति और वाहनों का भी सूचक है। दारा कारक यहाँ होने पर शादी के बाद संपत्ति अर्जित करने या घर बनाने के अवसर बढ़ सकते हैं। आपका साथी आर्थिक रूप से स्थिर हो सकता है या संपत्ति संबंधी मामलों में भाग्यशाली हो सकता है, जिससे आपकी भौतिक सुरक्षा में वृद्धि होती है। आप दोनों मिलकर घर, जमीन या वाहन खरीदने में सफल हो सकते हैं। आंतरिक खुशी और संतोष। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे घर का दारा कारक आपकी आंतरिक खुशी, इनर हैप्पीनेस को सीधे प्रभावित करता है। एक सहायक और देखभाल करने वाला साथी आपकी मानसिक शांति और जीवन में समग्र संतोष को बढ़ा सकता है। आपकी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी होने से आपको जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस हो सकती है। स्थिरता और विश्वसनीयता। इस स्थिति में मिला साथी आमतौर पर रिश्ते में स्थिरता और विश्वसनीयता लाता है। वे दीर्घकालिक संबंधों में विश्वास करते हैं और रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। संक्षेप में, चौथे घर में दारा कारक एक ऐसा जीवन साथी दे सकता है जो घरेलू, देखभाल करने वाला, भावनात्मक रूप से सहायक और शांति प्रिय हो। यह स्थिति आंतरिक खुशी, भावनात्मक सुरक्षा और एक स्थिर घरेलू जीवन के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है, बशर्ते दारा कारक ग्रह शुभ स्थिति में हो। चौथे घर में दारा कारक के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कुछ संभावित चुनौतियां भी जुड़ी हो सकती हैं, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। अत्यधिक घरेलू या एकाकीपन। आपका साथी घर से इतना ज़्यादा जुड़ सकता है कि वह सामाजिक जीवन से कट जाए। वे बाहर जाने या लोगों से मिलने-जुलने में रुचि नहीं ले सकते हैं, जिससे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है या आपकी सामाजिक ज़िंदगी सीमित हो सकती है। वे बहुत ज़्यादा आराम पसंद या आलसी भी हो सकते हैं। माँ या परिवार का अत्यधिक हस्तक्षेप। जहाँ साथी का माँ से जुड़ाव अच्छा है, वहीं पीड़ित होने पर यह अत्यधिक हो सकता है। या तो आपकी माँ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दखल दे सकती हैं, या फिर साथी अपनी माँ की हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे सकता है, जिससे आपके बीच तनाव पैदा हो सकता है। पारिवारिक मामलों को लेकर खींचतान हो सकती है। भावनात्मक अस्थिरता या अति संवेदनशीलता। चौथा, घर भावनाओं का है। पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर साथी अत्यधिक भावुक, मूडी या छोटी-छोटी बातों पर आहत होने वाला हो सकता है। उनकी भावनात्मक अस्थिरता रिश्ते में उतार-चढ़ाव ला सकती है। वे अतीत की बातों को पकड़कर बैठ सकते हैं या आसानी से माफ़ नहीं कर पाते। अधिकार जताना, पॉसेसिवनेस। घर और आराम को लेकर आपका साथी घर, संपत्ति या अपनी आराम की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अधिकार जताने वाला हो सकता है। वे घर में बदलाव पसंद नहीं कर सकते या हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाह सकते हैं। ये आपकी अपनी स्वतंत्रता या घर में बदलाव करने की इच्छा में बाधा डाल सकता है। निजी स्थान की कमी। चूँकि साथी बहुत घरेलू हो सकता है, आपको अपने लिए निजी स्थान, पर्सनल स्पेस मिलना मुश्किल हो सकता है। वे हर समय आपके आसपास रहना चाह सकते हैं, जो कभी-कभी घुटन भरा लग सकता है। बदलाव का विरोध। चौथे घर के लोग अक्सर बदलाव पसंद नहीं करते। आपका साथी नई जगहों पर जाने, नई चीज़ें आज़माने या जीवन शैली में बदलाव करने का विरोध कर सकता है। यह आपके विकास या नए अवसरों को सीमित कर सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद। यदि दारा कारक ग्रह बुरी तरह पीड़ित है, तो संपत्ति या वाहन को लेकर विवाद, नुकसान या धोखा होने की संभावना भी बन सकती है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। मानसिक शांति में कमी। अगर रिश्ते में लगातार भावनात्मक तनाव, हस्तक्षेप या झगड़े होते रहें, तो चौथे घर का मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति और खुशी भंग हो सकता है। घर आराम की जगह के बजाय तनाव का केंद्र बन सकता है। संक्षेप में, चौथे घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में अत्यधिक घरेलू होना, पारिवारिक हस्तक्षेप, भावनात्मक अस्थिरता, अधिकार जताना, निजी स्थान की कमी और बदलाव का विरोध शामिल हो सकता है। यदि आपका दारा कारक चौथे घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या उनसे बचना चाहते हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। संतुलित घरेलू जीवन। घर पर समय बिताने और बाहर की दुनिया में सक्रिय रहने के बीच संतुलन बनाएं। साथी को सामाजिक होने के लिए प्रोत्साहित करें और खुद भी घर के बाहर अपनी रुचियों के लिए समय निकालें। स्पष्ट सीमाएं, क्लियर बाउंड्रीज। परिवार, खासकर माँ के हस्तक्षेप को लेकर स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं तय करें। अपने साथी के साथ मिलकर यह तय करें कि बाहरी प्रभाव को कहाँ तक आने देना है। भावनात्मक समझ। एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने,
लेकिन अति संवेदनशीलता से बचें। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें और साथी को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान या शांत रहने की तकनीकें अपनाएं। आपसी सम्मान और स्थान। घर को साझा स्थान समझें, जहां दोनों की पसंद और ज़रूरतों का सम्मान हो। एक दूसरे के निजी स्थान का सम्मान करें। घर में बदलाव या निर्णय मिलकर लें। खुलेपन को बढ़ावा दें। नए अनुभवों और बदलावों के प्रति थोड़ा खुलापन रखने की कोशिश करें। साथी को समझाएं कि कभी-कभी बदलाव ज़रूरी और फ़ायदेमंद होता है। घर में शांति का माहौल। घर में सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करें। नियमित रूप से घर की सफाई, हल्की सुगंध या शांत संगीत इसमें मदद कर सकता है। पूजा पाठ या ध्यान का एक कोना बना सकते हैं। ग्रह शांति और दान। यदि दारा कारक ग्रह, विशेषकर चंद्रमा या शुक्र, पीड़ित है तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे चंद्र के लिए ओम सम सोमाया नामा या शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राया नामा। सफ़ेद वस्तुओं, चावल, दूध, चीनी, चांदी का दान या मां समान स्त्रियों की सेवा करना लाभकारी हो सकता है। घर या आश्रय संबंधी दान भी शुभ है। इन उपायों का लक्ष्य घर में सुख, शांति, भावनात्मक स्थिरता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि चौथे घर में दाराकारक के सकारात्मक प्रभावों का पूरा लाभ मिल सके। अब बात करते हैं पांचवें घर की ओर और जानते हैं कि जब दाराकारक यहाँ विराजमान हो तो आपके रिश्ते और जीवन साथी पर इसका क्या असर पड़ता है। पांचवें घर में दाराकारक होने पर जीवन साथी का गहरा संबंध आपकी संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मकता, बुद्धि और शिक्षा से होता है। यह रिश्ता अक्सर रोमांटिक, आनंदमय और बौद्धिक रूप से स्टिमुलेटिंग हो सकता है। साथ ही बच्चों के प्रति या रचनात्मक कार्यों के प्रति समर्पित हो सकता है। पांचवां घर ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ और रचनात्मक त्रिकोण भाव, धर्म त्रिकोणा, माना जाता है। यह हमारी बुद्धि, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा या सीखने की क्षमता, संतान, प्रेम संबंध, रोमांस, मनोरंजन, सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन, पूर्व पुण्य और हमारी सलाह देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब दारा कारक ग्रह इस जीवंत और भाग्यशाली घर में आता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपके रिश्ते में कई सकारात्मक गुण ला सकता है। रोमांटिक और प्रेमपूर्ण स्वभाव। पांचवां घर प्रेम संबंधों का मुख्य घर है। यहाँ दारा कारक का होना अक्सर एक बहुत ही रोमांटिक और प्रेमपूर्ण रिश्ते का संकेत देता है। आपका साथी स्वभाव से रोमांटिक हो सकता है, जो आपको विशेष महसूस कराने के लिए छोटी छोटी चीजें करना पसंद करता हो। वे स्नेह दिखाने में खुले हो सकते हैं और रिश्ते में जुनून और उत्साह बनाए रख सकते हैं। शादी के बाद भी रोमांस जिंदा रह सकता है और आप एक दूसरे के साथ डेट पर जाना या मज़ेदार गतिविधियां करना पसंद कर सकते हैं। यह स्थिति प्रेम विवाह की संभावना को भी बढ़ाती है, या कम से कम रिश्ते में प्रेम का तत्व बहुत मजबूत होता है। संतान और बच्चों से जुड़ाव। पांचवा घर प्रमुख रूप से संतान का घर है। यहाँ दाराकारक होने पर आपका साथी बच्चों से बहुत प्यार करने वाला हो सकता है या संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा रख सकता है। वे बच्चों के पालन पोषण में बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और उनके साथ खेलना या उन्हें पढ़ाना पसंद कर सकते हैं। शादी के बाद अक्सर संतान प्राप्ति जल्दी होती है या संतान आपके रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। आपका साथी बच्चों की शिक्षा और उनके विकास को लेकर बहुत सजग हो सकता है। वे खुद बच्चों जैसे चंचल और आनंदित स्वभाव के भी हो सकते हैं। बुद्धिमान और रचनात्मक साथी। यह घर बुद्धि और रचनात्मकता का भी है। आपका साथी बौद्धिक रूप से तेज, सीखने में रुचि रखने वाला और रचनात्मक विचारों से भरपूर हो सकता है। वे किसी कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। आप दोनों के बीच बौद्धिक स्तर पर गहरी बातचीत हो सकती है और आप एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। वे आपको नई चीजें सीखने या अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे समस्या समाधान में भी कुशल हो सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान। आपका साथी शिक्षा को महत्व देने वाला हो सकता है या खुद उच्च शिक्षित हो सकता है। वे आपको आगे पढ़ने या कोई नया कोर्स करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करने और उसे साझा करने में रुचि रख सकते हैं। कुछ मामलों में साथी एक शिक्षक, सलाहकार या मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। आनंद और मनोरंजन। पांचवा घर मनोरंजन, खेल और आनंद का भी है। आपका साथी जीवन का आनंद लेने वाला, मजाकिया और चंचल स्वभाव का हो सकता है। आप दोनों साथ में फिल्में देखना,
घूमना फिरना, खेल खेलना या अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। वे रिश्ते में हल्कापन और खुशी बनाए रखते हैं। पूर्व पुण्य और भाग्य। पांचवा, घर पूर्व पुण्य का भी सूचक है। यहाँ शुभ दारा कारक का होना ये संकेत दे सकता है कि यह रिश्ता आपके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। शादी के बाद आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, खासकर संतान प्राप्ति के बाद। आपका साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। नैतिक और धार्मिक झुकाव। धर्म त्रिकोण का हिस्सा होने के कारण आपका साथी नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला और सही गलत की अच्छी समझ रखने वाला हो सकता है। उनमें धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव भी हो सकता है। वे जीवन में सही सिद्धांतों पर चलने में विश्वास रख सकते हैं। संक्षेप में, पांचवें घर में दारा कारक एक रोमांटिक, बुद्धिमान, रचनात्मक, बच्चों से प्यार करने वाला और जीवन का आनंद लेने वाला साथी दे सकता है। यह रिश्ता प्रेम, खुशी, बौद्धिक उत्तेजना और भाग्य वृद्धि ला सकता है, खासकर अगर दारा कारक ग्रह शुभ स्थिति में हो। पांचवें घर में दारा कारक की स्थिति जितनी शुभ मानी जाती है, वहीं कुछ संभावित चुनौतियां भी हो सकती हैं, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। बौद्धिक अहंकार और नियंत्रण। चूंकि पांचवां घर बुद्धि का है, पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर साथी बौद्धिक रूप से अहंकारी हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे आपसे ज़्यादा जानते हैं और वे आपके विचारों या निर्णयों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपकी बातों को आसानी से नहीं मानेंगे और हर चीज़ में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। यह स्थिति कभी-कभी ऐसी बन सकती है जहां साथी आपकी सोच को बदलने की कोशिश करे। संतान संबंधी चिंताएं। जहां साथी बच्चों से प्यार कर सकता है, वहीं पीड़ित ग्रह संतान प्राप्ति में देरी, बाधा या बच्चों के स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर चिंताएं भी दे सकता है। बच्चों के पालन पोषण के तरीकों को लेकर आप दोनों के बीच गंभीर मतभेद हो सकते हैं। साथी बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश कर सकता है। अत्यधिक सट्टेबाजी या जोखिम। पांचवां घर सट्टेबाजी और जोखिम लेने से भी जुड़ा है। पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर साथी जुए, शेयर बाजार या अन्य सट्टेबाजी गतिविधियों में अत्यधिक लिप्त हो सकता है और गैर जिम्मेदाराना वित्तीय जोखिम उठा सकता है, जिससे परिवार को नुकसान हो सकता है। रोमांस में अस्थिरता या नाटक। रोमांस का घर होने के कारण पीड़ित ग्रह यहाँ रिश्ते में अस्थिरता, अत्यधिक नाटक, ड्रामा या बेवफाई की प्रवृत्ति भी दे सकता है। रिश्ता शुरू में बहुत रोमांचक लग सकता है, लेकिन उसमें ठहराव की कमी हो सकती है। साथ ही अत्यधिक फ्लर्ट करने वाला या ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक करने वाला हो सकता है। अपरिपक्वता और गैर जिम्मेदारी। पांचवां घर चंचलता और आनंद से जुड़ा है, लेकिन पीड़ित होने पर यह अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी और गैर जिम्मेदारी का रूप ले सकता है। साथ ही जीवन की गंभीर जिम्मेदारियों से बच सकता है और केवल मौज मस्ती पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। रचनात्मकता का दुरुपयोग। रचनात्मकता का नकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि साथी अपनी बुद्धि या रचनात्मकता का उपयोग चालाकी, धोखा देने या दूसरों को भ्रमित करने के लिए करे। शिक्षा में बाधा। यदि साथी शिक्षा को लेकर बहुत हठी है, तो वे आपको अपनी पसंद का विषय पढ़ने या करियर चुनने से रोक सकते हैं या अपनी इच्छा आप पर थोप सकते हैं। नैतिक पतन। धर्म त्रिकोण का हिस्सा होने के बावजूद यदि ग्रह बुरी तरह पीड़ित है, तो साथी नैतिक रूप से कमजोर हो सकता है या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है। संक्षेप में, पांचवें घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में बौद्धिक अहंकार, संतान संबंधी समस्याएं, अत्यधिक जोखिम लेना, रोमांटिक अस्थिरता, अपरिपक्वता और रचनात्मकता का दुरुपयोग शामिल हो सकता है। यदि आपका दारा कारक पांचवें घर में है और आप संभावित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ उपाय और दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। बौद्धिक सम्मान। एक दूसरे की बुद्धि और विचारों का सम्मान करें। बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। साथी को अपनी सोच थोपने न दें और न ही आप ऐसा करें। संतान संबंधी संवाद, बच्चों की योजना, उनकी शिक्षा और पालन पोषण के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। मिलकर निर्णय लें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। जिम्मेदार जोखिम। यदि साथी जोखिम लेने का शौकीन है, तो उसे जिम्मेदार तरीके से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सट्टेबाजी या जुए की लत से बचने के लिए सीमाएं तय करें। वित्तीय योजना पर ध्यान दें। रिश्ते में स्थिरता। रोमांस और उत्साह के साथ साथ रिश्ते में स्थिरता और प्रतिबद्धता लाने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर नाटक करने से बचें और समस्याओं को शांति से सुलझाएं। परिपक्वता विकसित करें।
मौज मस्ती और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाएं। जीवन के गंभीर पहलुओं पर भी ध्यान दें और एक दूसरे को परिपक्व होने में मदद करें। रचनात्मकता का सही उपयोग। अपनी और साथी की रचनात्मकता का उपयोग सकारात्मक कार्यों, कला या एक दूसरे को खुशी देने के लिए करें। नैतिक मूल्यों पर जोर। रिश्ते में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को महत्व दें। सही और गलत के बीच स्पष्ट रेखा खींचें। ग्रह शांति और दान। यदि दाराकारक ग्रह जैसे सूर्य, गुरु, बुध या शुक्र पीड़ित है तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे सूर्य के लिए ओम ह्राम ह्रीम ह्राओम सा सूर्याय नमः। गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राओम सा गुरावे नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, अनाज, पीले वस्त्र, पुस्तकें या बच्चों या छात्रों की मदद करना लाभकारी हो सकता है। रचनात्मक या कलात्मक गतिविधियों से जुड़ा दान भी शुभ है। इन उपायों का उद्देश्य रिश्ते में सम्मान, संतुलन, जिम्मेदारी और सकारात्मक रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, ताकि पांचवें घर में दाराकारक के शुभ फलों का आनंद लिया जा सके। अब हम छठे घर षष्ठ भाव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब दाराकारक ग्रह यहाँ स्थित हो तो यह आपके जीवन साथी और रिश्ते के लिए क्या संकेत देता है। छठे घर में दाराकारक का होना बताता है कि आपका जीवन साथी आपके काम, सेवा, स्वास्थ्य, शत्रु और दैनिक दिनचर्या से जुड़ा होगा। यह रिश्ता चुनौतियों, संघर्षों और सेवा भाव से भरा हो सकता है। साथी या तो बहुत सहयोगी या फिर आलोचनात्मक हो सकता है। स्वास्थ्य और कर्ज संबंधी मामले महत्वपूर्ण हो सकते हैं। छठा घर ज्योतिष में एक उपचय भाव है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ सुधार करता है। हालांकि इसे त्रिक भावों दुस्थान में गिना जाता है और यह संघर्ष, रोग, औरण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा और दैनिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ दाराकारक का होना कुछ अनोखे और सकारात्मक पहलू भी ला सकता है, खासकर यदि ग्रह मजबूत हो और आप सचेत प्रयास करें। सेवा भाव और समर्पण। छठे घर का एक मुख्य गुण सेवा है। यहाँ दारा कारक होने पर आपका साथी स्वभाव से बहुत सेवाभावी और समर्पित हो सकता है। वे न केवल आपकी बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रह सकते हैं। वे स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कार्य या किसी ऐसे पेशे में हो सकते हैं जहाँ दूसरों की मदद करना शामिल हो। रिश्ते में भी वे आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखने वाले और आपकी सेवा करने में खुशी महसूस करने वाले हो सकते हैं। वे आपकी देखभाल तब कर सकते हैं जब आप बीमार हों या किसी मुश्किल में हों। उनका यह सेवा भाव रिश्ते को एक गहरा अर्थ और संतुष्टि दे सकता है। चुनौतियों पर विजय पाने में सहायक। छठा घर बाधाओं और शत्रुओं का भी है। एक मजबूत दाराकारक यहाँ होने पर आपका साथी जीवन की चुनौतियों और विरोधियों का सामना करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। वे व्यावहारिक सलाह दे सकते हैं, मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रह सकते हैं और आपको समस्याओं से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। वे रणनीतिक रूप से सोचने वाले या कानूनी मामलों में जानकार हो सकते हैं, जो आपको बाधाओं से निपटने में मदद कर सकता है। वे आपके शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों का डटकर मुकाबला करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। मेहनती और व्यावहारिक। यह घर दैनिक काम और दिनचर्या का भी है। आपका साथी बहुत मेहनती, अनुशासित और अपने काम के प्रति समर्पित हो सकता है। वे विवरणों, डिटेल्स पर ध्यान देने वाले और संगठित हो सकते हैं। वे आपके दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने में आपकी मदद कर सकते हैं या घर के कामों और जिम्मेदारियों को साझा करने में तत्पर हो सकते हैं। उनकी व्यावहारिकता आपको जीवन के प्रति अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकती है। वे फिजूल खर्ची के बजाय कड़ी मेहनत और बचत में विश्वास रख सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। छठे घर का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। आपका साथी स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो सकता है। वे नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और एक अनुशासित जीवन शैली का पालन कर सकते हैं और आपको भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वे आपकी देखभाल करने और सही इलाज खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। समस्या समाधान कौशल। छठे घर के प्रभाव के कारण आपके साथी में समस्याओं को सुलझाने की अच्छी क्षमता हो सकती है। वे स्थितियों का विश्लेषण करने, कमियों को पहचानने और व्यावहारिक समाधान खोजने में माहिर हो सकते हैं। यह गुण आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। वफादारी कुछ मामलों में। हालांकि छठा घर संघर्ष का है, लेकिन यदि दाराकारक शुभ ग्रह जैसे गुरु या बुध हो और अच्छी स्थिति में हो तो साथी कठिन परिस्थितियों में भी वफादार रह सकता है। वे सेवा और कर्तव्य की भावना से रिश्ते को निभा सकते हैं। संक्षेप में,
छठे घर में दारा कारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो सेवाभावी, सहायक, मेहनती, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और समस्याओं को सुलझाने में कुशल हो। यह रिश्ता चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने की क्षमता रखता है, यदि दोनों पार्टनर मिलकर प्रयास करें और सेवा भाव को अपनाएं। छठा घर मूल रूप से संघर्ष, रोग और शत्रुओं का घर है, इसलिए यहाँ दारा कारक का होना कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी ला सकता है, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। निरंतर आलोचना और दोष निकालना छठे घर का एक नकारात्मक पहलू है। मीन मेख निकालना या दोष ढूंढना। आपका साथी अत्यधिक आलोचनात्मक, क्रिटिकल स्वभाव का हो सकता है। वे आपकी हर छोटी छोटी बात में कमी निकाल सकते हैं, आपकी आदतों, काम या विचारों की लगातार आलोचना कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कभी भी उनके मानकों पर खरे नहीं उतर सकते। संघर्ष और झगड़े। यह घर सीधे तौर पर संघर्ष और शत्रुओं से जुड़ा है। दाराकारक यहाँ होने पर रिश्ते में लगातार झगड़े, बहस और मतभेद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। कुछ मामलों में साथी खुद ही एक शत्रु की तरह व्यवहार करने लग सकता है या रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। या तो आपका साथी अक्सर बीमार रह सकता है या फिर शादी के बाद आपको या आपके साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घेर सकती हैं। रिश्ते का तनाव भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंतित, हाइपोकॉन्ड्रियक भी हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कर्ज और वित्तीय समस्याएं। छठा घर कर्ज का भी प्रतिनिधित्व करता है। पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर शादी के बाद कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। या तो साथी कर्ज में डूबा हो सकता है या फिर वे आपको कर्ज लेने पर मजबूर कर सकते हैं, या आप दोनों मिलकर वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। पैसों को लेकर लगातार चिंता और बहस हो सकती है। रिश्ते में नौकर जैसा व्यवहार। सेवा भाव का नकारात्मक पहलू ये हो सकता है कि या तो साथी आपसे नौकर की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करे या आप खुद को रिश्ते में एक सेवक की भूमिका में पाएं, जहां आपकी अपनी ज़रूरतों का कोई महत्व न हो। रिश्ते में समानता का अभाव हो सकता है। काम का अत्यधिक बोझ या हस्तक्षेप। साथी या तो काम में इतना डूबा रह सकता है कि रिश्ते के लिए समय ही ना हो, या फिर वे आपके काम या ऑफिस के मामलों में बहुत ज़्यादा दखल दे सकते हैं। यदि आप एक ही जगह काम करते हैं तो ऑफिस की राजनीति या प्रतिस्पर्धा घर तक आ सकती है। कानूनी मुद्दे या विवाद। छठे घर का संबंध विवादों और कानूनी मामलों से भी है। पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर रिश्ते में या साथी के कारण कानूनी पचड़ों में फंसने की आशंका रहती है। तलाक या अलगाव की संभावना भी अन्य प्लेसमेंट की तुलना में यहाँ थोड़ी अधिक हो सकती है, खासकर यदि अन्य योग भी सहायक हों। संक्षेप में, छठे घर में दाराकारक के नकारात्मक पहलुओं में आलोचना, निरंतर संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याएं, कर्ज, रिश्ते में असमानता, काम संबंधी तनाव और कानूनी मुद्दे शामिल हो सकते हैं। यह स्थिति रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक धैर्य, समझ और प्रयास की मांग करती है। यदि आपका दाराकारक छठे घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। संघर्ष समाधान तकनीकें। झगड़ों को सुलझाने के स्वस्थ तरीके सीखें। बहस जीतने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। ज़रूरत पड़ने पर किसी काउंसलर या मध्यस्थ की मदद लेने में संकोच न करें। आलोचना का प्रबंधन। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। यदि आलोचना रचनात्मक है तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा उसे अनदेखा करना सीखें। अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करें कि लगातार आलोचना आपको कैसा महसूस कराती है। स्वास्थ्य पर ध्यान। दोनों पार्टनर अपनी सेहत का ध्यान रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। साथ में व्यायाम या योग करना फायदेमंद हो सकता है। वित्तीय अनुशासन। कर्ज लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। एक स्पष्ट बजट बनाएं और उसका पालन करें। वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखें और मिलकर निर्णय लें। सेवा का सकारात्मक उपयोग। रिश्ते में एक दूसरे की सेवा करने के बजाय साथ मिलकर समाज की सेवा करें। किसी चैरिटी या सामाजिक कार्य में स्वयं सेवा, वॉलंटियर करें। इससे रिश्ते की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में मुड़ सकती है। पालतू जानवरों की देखभाल करना भी छठे घर के लिए एक अच्छा उपाय है। समानता और सम्मान। रिश्ते में समानता और आपसी सम्मान बनाए रखें। एक दूसरे को नौकर या शत्रु समझने के बजाय एक टीम के सदस्य के रूप में देखें। ग्रह शांति।
यदि दारा कारक ग्रह जैसे शनि, मंगल या बुध अक्सर छठे घर से जुड़े होते हैं, पीड़ित है, तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः, मंगल के लिए ओम अंगरकाय नमः। दान, तेल, काले तिल, दवाइयाँ या ज़रूरतमंदों और बीमारों की सेवा करना लाभकारी हो सकता है। इन उपायों का उद्देश्य संघर्ष को कम करना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और रिश्ते में सेवा भाव को सकारात्मक दिशा देना है, ताकि छठे घर की चुनौतियों के बावजूद रिश्ता टिक सके और पनप सके। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण घरों में से एक, सातवें घर, सप्तम भाव की। देखते हैं, जब दाराकारक ग्रह अपने ही घर यानी सातवें घर में आता है, तो यह आपके रिश्ते और जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। सातवें घर में दाराकारक का होना विवाह और साझेदारी को जीवन का केंद्र बिंदु बना देता है। आपका पूरा ध्यान एक साथी पाने या रिश्ते को निभाने पर केंद्रित रहता है। जीवन साथी प्रभावशाली और रिश्ते के प्रति समर्पित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता या टकराव की संभावना भी रहती है। सातवां घर सीधे तौर पर विवाह, जीवन साथी, हर प्रकार की साझेदारी, विशेषकर व्यावसायिक समझौतों, कूटनीति, डिप्लोमेसी और समाज में हमारी सीधी पहचान, जैसे लोग हमें आमने सामने कैसे देखते हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। यह काम त्रिकोण का एक प्रमुख घर भी है, जो इच्छाओं, विशेषकर संबंध परक इच्छाओं से जुड़ा है। जब दारा कारक ग्रह, जो स्वयं जीवन साथी का सूचक है, इसी घर में विराजमान हो जाता है, तो यह स्थिति साझेदारी और संबंधों को अत्यधिक महत्व देती है। विवाह और साझेदारी पर गहरा ध्यान। इस स्थिति का सबसे स्पष्ट फायदा यह है कि आपके जीवन में विवाह या एक स्थायी साझेदारी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप एक साथी के बिना अधूरा महसूस कर सकते हैं और जीवन में एक मजबूत प्रतिबद्ध रिश्ते की तलाश में रहते हैं। आपका जीवन साथी भी रिश्ते को बहुत गंभीरता से ले सकता है और उसे निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। यह स्थिति अक्सर समय पर या जल्दी विवाह का संकेत देती है। संतुलित और निष्पक्ष साथी। सातवां घर संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है। तुलना राशि का प्राकृतिक घर। आपका साथी न्यायप्रिय, कूटनीतिक और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने वाला हो सकता है। वे आपसी समझ और लेन देन, गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। वे झगड़ों को शांति से सुलझाने या मध्यस्थता करने में कुशल हो सकते हैं। वे रिश्ते में समानता का व्यवहार करने की कोशिश कर सकते हैं। सामाजिक रूप से कुशल और आकर्षक साथी। आपका साथी सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय, मिलनसार और लोगों के बीच लोकप्रिय हो सकता है। उनमें आकर्षण और व्यवहार कुशलता हो सकती है। वे आपको सामाजिक दायरे में सहज महसूस करा सकते हैं या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। वे सार्वजनिक व्यवहार में निपुण हो सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में सफलता। यह स्थिति व्यावसायिक साझेदारियों के लिए भी अच्छी हो सकती है। आपका जीवन साथी आपका व्यावसायिक भागीदार बन सकता है या वे आपके व्यवसाय में सलाह या समर्थन दे सकते हैं। वे सौदेबाजी और अनुबंधों, कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालने में अच्छे हो सकते हैं। आप दोनों मिलकर किसी उद्यम में सफल हो सकते हैं। रिश्ते में सद्भाव और प्रतिबद्धता। यदि दारा कारक ग्रह शुभ है, जैसे शुक्र या गुरु, तो यह एक सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते का संकेत देता है। साथ ही रिश्ते के प्रति समर्पित होगा और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा। आप दोनों के बीच गहरी समझ और आपसी सम्मान हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति। काम त्रिकोण का घर होने के नाते ये स्थिति साथी के माध्यम से आपकी सामाजिक और संबंध परक इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देती है। आपको एक ऐसा साथी मिल सकता है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी, जो आपकी सामाजिक ज़रूरतों को समझता हो और उन्हें पूरा करने में मदद करता हो। आपसी सहयोग। साथी आपके जीवन के लक्ष्यों में आपका सहयोगी बन सकता है। वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और आपके प्रयासों में आपका साथ दे सकते हैं। साझेदारी की भावना बहुत मजबूत होती है। संक्षेप में, सातवें घर में दाराकारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो रिश्ते को प्राथमिकता देता हो, संतुलित, सामाजिक रूप से कुशल, सहयोगी और प्रतिबद्ध हो। यह स्थिति एक मजबूत और स्थायी साझेदारी की नींव रख सकती है, जहां आपसी समझ और सहयोग प्रमुख होता है। सातवें घर में दारा कारक का होना जितना साझेदारी के लिए केंद्रित है, उतनी ही इसमें कुछ चुनौतियां भी निहित हैं, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। अत्यधिक निर्भरता। सबसे बड़ी समस्या साथी पर अत्यधिक निर्भरता हो सकती है। आपको अकेले रहने या अपने निर्णय खुद लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। आप हर छोटी बड़ी बात के लिए साथी पर निर्भर हो सकते हैं,
जिससे आपकी अपनी पहचान कमज़ोर पड़ सकती है। यदि साथी किसी कारणवश दूर हो जाए, तो आपको जीवन चलाना बहुत मुश्किल लग सकता है। रिश्ता ही सब कुछ। आप रिश्ते में इतने ज़्यादा डूब सकते हैं कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे करियर, व्यक्तिगत विकास, दोस्त या परिवार को नज़रअंदाज करने लगें। सारा ध्यान और ऊर्जा केवल साथी और रिश्ते पर केंद्रित हो सकती है, जिससे जीवन में असंतुलन पैदा हो सकता है। टकराव की संभावना। सातवां घर लग्न आप स्वयं से सीधा विरोध में होता है। इसका मतलब है कि यहाँ टकराव की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। यदि संतुलन बिगड़ा या दोनों में से कोई एक हावी होने की कोशिश करे, तो सीधी और तीखी बहस या झगड़े हो सकते हैं। आप और आपका साथी एक दूसरे के लिए आईना होते हैं, जो कभी-कभी कमियों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है, जिससे असहजता पैदा हो सकती है। अत्यधिक मांग या आलोचना। आपका साथी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकता है या आपकी आलोचना कर सकता है, क्योंकि वह सीधे लग्न को देख रहा है। आपको लग सकता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, या वे लगातार आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में समस्याएं। यदि दारा कारक पीड़ित है, तो व्यावसायिक साझेदारियों में धोखा, विवाद या नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ व्यवसाय करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। अकेले न रह पाना। ऐसे लोगों को अकेले रहना बहुत मुश्किल लगता है। एक रिश्ता खत्म होते ही वे तुरंत दूसरे रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं, बिना यह सोचे समझे कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं। यह उन्हें बार बार गलत रिश्तों में फंसा सकता है। अधिकार जताना और ईर्ष्या। साझेदारी पर अत्यधिक ध्यान कभी-कभी अधिकार जताने, पॉसेसिवनेस और ईर्ष्या, जेलसी का रूप ले सकता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपनी संपत्ति समझने लग सकते हैं या एक दूसरे की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश कर सकते हैं। इच्छाओं का अत्यधिक प्रभाव। काम त्रिकोण का घर होने के कारण पीड़ित दारा कारक यह साथी को अत्यधिक इच्छाओं वाला या भोग विलास पर केंद्रित बना सकता है। रिश्ता केवल बाहरी आकर्षण या इच्छाओं की पूर्ति पर आधारित हो सकता है, जिसमें गहरी भावनात्मक समझ का अभाव हो। संक्षेप में, सातवें घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में अत्यधिक निर्भरता, जीवन में असंतुलन, टकराव, आलोचना, अकेले न रह पाना, अधिकार जताना और इच्छाओं का अत्यधिक प्रभाव शामिल हो सकता है। यदि आपका दारा कारक सातवें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता विकसित करें। अपनी खुशी और निर्णयों के लिए पूरी तरह से साथी पर निर्भर न रहें। अपनी व्यक्तिगत पहचान, शौक और रुचियों को बनाए रखें। अकेले समय बिताना सीखें और उसका आनंद लें। जीवन में संतुलन। रिश्ते के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे करियर, स्वास्थ्य, दोस्तों और परिवार को भी महत्व दें। समय और ऊर्जा का संतुलन बनाएं। स्वस्थ संवाद और बातचीत। टकराव से बचने के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संवाद का अभ्यास करें। अपनी ज़रूरतों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताएं और साथी की बातों को भी ध्यान से सुनें। समझौता करने के लिए तैयार रहें। व्यक्तिगत स्थान का सम्मान। एक दूसरे को थोड़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्थान दें। हर समय साथ रहना ज़रूरी नहीं है। विश्वास का अभ्यास करें। आंतरिक संतुलन पर ध्यान दें। बाहरी रिश्ते में संतुलन खोजने के साथ-साथ अपने भीतर भी संतुलन खोजने का प्रयास करें। ध्यान, योग या आत्मचिंतन इसमें मदद कर सकता है। अधिकार जताने से बचें। रिश्ते को विश्वास और सम्मान पर आधारित करें, न कि नियंत्रण पर। ईर्ष्या और शक करने से बचें। ग्रह शांति। यदि दारा कारक ग्रह जैसे शुक्र, बुध या चंद्रमा पीड़ित है, तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राया नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, कपड़े, इत्र, सौंदर्य सामग्री या रत्न विशेषज्ञ की सलाह पर धारण करना लाभप्रद हो सकता है। लग्न को मजबूत करें। सातवें घर के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अपने लग्न, प्रथम भाव, स्वयं को मजबूत करने के उपाय करें, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाना, सेहत का ध्यान रखना। इन उपायों का उद्देश्य रिश्ते में निर्भरता को कम करना, संतुलन लाना और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि सातवें घर में दारा कारक के सकारात्मक फलों का आनंद लिया जा सके और चुनौतियों का प्रबंधन किया जा सके। अब हम गोता लगाते हैं ज्योतिष के सबसे रहस्यमयी और गहरे घरों में से एक, आठवें घर, अष्टम भाव में। आइए जानते हैं कि जब दाराकारक ग्रह इस गूढ़ भाव में स्थित होता है, तो ये आपके रिश्ते और जीवन साथी पर क्या प्रभाव डालता है। आठवें घर में दाराकारक जीवन साथी को रहस्य, परिवर्तन, संयुक्त संपत्ति,
ससुराल पक्ष और अंतरंगता से जोड़ता है। यह रिश्ता गहरा, तीव्र और परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन इसमें अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव, रहस्य और विश्वास संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं। संयुक्त वित्त और विरासत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आठवां घर ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है और अक्सर इसे डर या चिंता के साथ देखा जाता है, क्योंकि यह मृत्यु, अचानक होने वाली घटनाओं, संकट, रहस्यों, छिपी हुई चीज़ों, सर्जरी और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह घर गहरी अंतरंगता, संयुक्त संसाधन जैसे साथी का धन, बीमा, विरासत, अनुसंधान, गुप्त विद्या, ऑकल्ट, मनोविज्ञान और परिवर्तन के माध्यम से उत्थान का भी प्रतीक है। जब दारा कारक ग्रह यहाँ आता है, तो यह रिश्ते को एक असाधारण गहराई और तीव्रता प्रदान कर सकता है, जिसके कुछ अनोखे फायदे भी हैं। गहन अंतरंगता और भावनात्मक जुड़ाव। आठवां घर शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता का गहरा स्तर दर्शाता है। यहाँ दारा कारक होने पर आप और आपके साथी के बीच एक बहुत ही तीव्र, भावुक और गहरा संबंध बन सकता है। ये सिर्फ सतही आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा से जुड़ने जैसा अनुभव हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ अपने सबसे गहरे डर, रहस्य और कमजोरियों को साझा करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे एक अटूट बंधन बन सकता है। यह रिश्ता आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह से बदल सकता है। संयुक्त संसाधनों और वित्त में लाभ। यह घर संयुक्त वित्त और साथी के संसाधनों का है। यदि दारा कारक शुभ स्थिति में है, तो शादी के बाद आपको साथी के माध्यम से या ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिल सकता है। विरासत, बीमा या निवेश से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आपका साथी वित्तीय प्रबंधन में कुशल हो सकता है या संयुक्त संपत्ति बनाने में आपकी मदद कर सकता है। वे आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक हो सकते हैं। परिवर्तनकारी शक्ति। आठवां घर परिवर्तन का है। इस स्थान पर दारा कारक यह संकेत दे सकता है कि आपका साथी आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का उत्प्रेरक बनेगा। यह रिश्ता आपको अपनी पुरानी आदतों, विश्वासों या सीमाओं को छोड़ने और एक नए बेहतर संस्करण के रूप में उभरने में मदद कर सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंततः यह आपके विकास के लिए फायदेमंद साबित होती है। साथ ही आपको जीवन के गहरे सत्यों का सामना करने में मदद कर सकता है। शोध, रहस्य और गहराई में रुचि। आपका साथी स्वभाव से खोजी, गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला या रहस्यों को सुलझाने वाला हो सकता है। वे मनोविज्ञान, ज्योतिष, अनुसंधान या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं जहां गहराई से छानबीन की आवश्यकता हो। वे आपको जीवन को अधिक गहराई से समझने या छिपे हुए ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संकट में समर्थन। जीवन में जब संकट या अचानक कोई मुश्किल आती है, तो आठवें घर का मजबूत दारा कारक वाला साथी आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। वे दबाव में शांत रह सकते हैं और आपको मुश्किलों से निकालने में मदद कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति आपको कठिन समय में भी सुरक्षित महसूस करा सकती है। वफादारी और प्रतिबद्धता। इस गहरे और तीव्र संबंध से अक्सर गहरी वफादारी और प्रतिबद्धता भी जन्म लेती है। जब आप एक साथ बड़े बदलावों और संकटों से गुजरते हैं, तो आपका बंधन और भी मजबूत हो जाता है। साथ ही आपके रहस्यों का रक्षक और आपके सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र बन सकता है। सहज ज्ञान, इंट्यूशन। आपका साथी काफ़ी अंतर्ज्ञानी हो सकता है और चीज़ों को सतह के नीचे देख सकता है। वे लोगों या स्थितियों को लेकर गहरी समझ रख सकते हैं। संक्षेप में, आठवें घर में दारा कारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो गहरा, तीव्र, परिवर्तनकारी, सहायक, विशेषकर वित्त और संकट में, और रहस्यमय हो। यह रिश्ता आपको जीवन के गहरे अनुभवों से रूबरू करा सकता है और आपको पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आठवें घर की गहरी और रहस्यमयी प्रकृति के कारण यहाँ दारा कारक का होना कई गंभीर चुनौतियां और नकारात्मक पहलू भी ला सकता है, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। रहस्य, संदेह और विश्वासघात। आठवें घर का मूल स्वभाव गोपनीयता और रहस्य है। रिश्ते में बहुत ज़्यादा गोपनीयता हो सकती है, जहाँ साथी अपनी बातें, अपनी भावनाएं या अपने अतीत को छुपाए। इससे संदेह और अविश्वास पैदा हो सकता है। आपको हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। गंभीर मामलों में यह धोखे या विश्वासघात का कारण भी बन सकता है। अचानक संकट और उथल-पुथल। यह घर अचानक होने वाली घटनाओं का है। रिश्ते में अप्रत्याशित संकट, दुर्घटनाएं या बड़ी उथल-पुथल आ सकती है। ये साथी के स्वास्थ्य, वित्त या आपके रिश्ते की स्थिरता को लेकर हो सकता है।
जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं जो तनावपूर्ण हो। ससुराल पक्ष से समस्याएं। आठवां घर ससुराल पक्ष विशेषकर साथी का परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पीड़ित दाराकारक ससुराल वालों के साथ तनावपूर्ण संबंध, उनके द्वारा रिश्ते में अत्यधिक हस्तक्षेप या उनके कारण परेशानियां दे सकता है। साथ ही अपने परिवार से अत्यधिक प्रभावित हो सकता है और आपकी उपेक्षा कर सकता है। संयुक्त वित्त और कर्ज संबंधी मुद्दे। जहां लाभ की संभावना है, वहीं पीड़ित ग्रह संयुक्त वित्त में बड़ा नुकसान, कर्ज में डूबना या विरासत या बीमा को लेकर गंभीर विवाद भी पैदा कर सकता है। साथ ही आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदार हो सकता है या आपसे पैसे छुपा सकता है। नियंत्रण, शक्ति संघर्ष और हेर-फेर। आठवें, घर की तीव्रता, शक्ति संघर्ष, पावर स्ट्रगल्स और नियंत्रण की इच्छा को जन्म दे सकती है। साथ ही आपको भावनात्मक रूप से या अन्य तरीकों से नियंत्रित करने या हेर-फेर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। रिश्ते में एक अजीब सा तनाव या डर का माहौल हो सकता है। अंतरंगता संबंधी समस्याएं या भय। गहरी अंतरंगता का घर होने के बावजूद पीड़ित ग्रह यहाँ अंतरंगता से जुड़े भय, चिंताएं या समस्याएं पैदा कर सकता है। या तो साथी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो सकता है या शारीरिक अंतरंगता को लेकर कोई बाधा हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं। यह घर पुरानी बीमारियों या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ा है। या तो साथी को लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, या रिश्ते का तनाव आपके या आपके साथी के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। बदनामी या सामाजिक कलंक। आठवें घर का संबंध छिपी हुई चीजों और घोटालों से भी है। पीड़ित दारा कारक यहाँ साथी के कारण या रिश्ते के कारण बदनामी या सामाजिक कलंक का कारण बन सकता है। अत्यधिक तीव्रता या जुनून। रिश्ते की तीव्रता कभी-कभी भारी पड़ सकती है। अत्यधिक जुनून, अधिकार जताना या भावनात्मक उथल-पुथल आपको थका सकती है और मानसिक शांति भंग कर सकती है। संक्षेप में, आठवें घर में दाराकारक के नकारात्मक पहलुओं में रहस्य, संदेह, संकट, ससुराल से समस्या, वित्तीय विवाद, शक्ति संघर्ष, अंतरंगता में बाधा, स्वास्थ्य मुद्दे और बदनामी का खतरा शामिल हो सकता है। यह स्थिति रिश्ते में बहुत अधिक परिपक्वता, विश्वास और धैर्य की मांग करती है। यदि आपका दारा कारक आठवें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। विश्वास और पारदर्शिता पर काम करें। रिश्ते में जानबूझकर खुलापन और ईमानदारी लाने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करें और साथी को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। संदेह को हावी न होने दें। संयुक्त वित्त का प्रबंधन। पैसों और संयुक्त संपत्ति के मामलों में पूरी पारदर्शिता रखें। मिलकर वित्तीय योजना बनाएं और किसी भी बड़े निर्णय से पहले सलाह मशवरा करें। कर्ज से बचें। सीमाएं निर्धारित करें। ससुराल पक्ष के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाएं। सम्मानजनक व्यवहार रखें, लेकिन उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकें। संकट प्रबंधन सीखें। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संकटों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। ध्यान, योग या अन्य तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। सकारात्मक परिवर्तन पर ध्यान दें। रिश्ते की ऊर्जा को नकारात्मक रहस्यों या संघर्षों के बजाय सकारात्मक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर मोड़ें। साथ मिलकर कुछ गहरा सीखें या आध्यात्मिक अभ्यास करें। अंतरंगता पर स्वस्थ संवाद। अंतरंगता से जुड़े किसी भी भय या मुद्दे पर खुलकर और सम्मानजनक तरीके से बात करें। ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। ग्रह शांति। यदि दारा कारक ग्रह, विशेषकर शनि, मंगल, राहु या केतु पीड़ित है, तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, लोहा, तेल, पुराने कपड़े, कंबल या सर्जरी या संकट से गुजर रहे लोगों की मदद करना लाभकारी हो सकता है। गुप्त दान। आठवें घर के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए गुप्त रूप से दान करना भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। इन उपायों का उद्देश्य रिश्ते में विश्वास बहाल करना, संकटों का प्रबंधन करना और आठवें घर की गहरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना है, ताकि परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाया जा सके। अब हम नौवें घर, नवम भाव की यात्रा पर निकलते हैं, जिसे भाग्य और धर्म का घर भी कहा जाता है। देखते हैं कि जब दारा कारक ग्रह इस शुभ भाव में होता है, तो यह आपके जीवन और रिश्ते पर कैसे असर डालता है। नौवें घर में दारा कारक का होना जीवन साथी को आपके भाग्य, धर्म, गुरु, पिता और उच्च शिक्षा से जोड़ता है।
शादी के बाद आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है और साथ ही आपके लिए मार्गदर्शक या गुरु समान बन सकता है। लंबी यात्राएं और दार्शनिक विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नौवां घर ज्योतिष में सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक है, जिसे भाग्य स्थान और धर्म स्थान भी कहा जाता है। यह हमारे भाग्य, लक, धर्म, नैतिकता, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, दर्शन, फिलॉसफी, कानून, लंबी दूरी की यात्राएं और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब जीवन साथी का सूचक दाराकारक ग्रह इस अत्यंत शुभ भाव में विराजमान होता है, तो यह आपके जीवन और रिश्ते में कई बेहतरीन अवसर और गुण ला सकता है। भाग्य में वृद्धि। इस स्थिति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। शादी के बाद आपके जीवन में अवसरों के नए द्वार खुल सकते हैं, आपकी उन्नति हो सकती है और बाधाएं कम हो सकती हैं। आपको महसूस हो सकता है कि साथी के आने से आपका भाग्य चमक गया है। वे आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने वाले हो सकते हैं। मार्गदर्शक या गुरु समान साथी। नौवां घर गुरु और मार्गदर्शन का है। आपका साथी आपके जीवन में एक मार्गदर्शक, सलाहकार या गुरु की भूमिका निभा सकता है। वे आपको ज्ञान, बुद्धि और जीवन को समझने की गहरी दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। वे आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपको नैतिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकते हैं। उनके साथ आपकी बातचीत अक्सर गहरी, दार्शनिक और ज्ञानवर्धक हो सकती है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव। आप और आपके साथी के बीच एक मजबूत धार्मिक या आध्यात्मिक जुड़ाव हो सकता है। आप दोनों की मान्यताएं समान हो सकती हैं या आप एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं। आप साथ मिलकर तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर सकते हैं। साथ ही आपको धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान। नौवां घर उच्च शिक्षा का भी है। आपका साथी उच्च शिक्षित हो सकता है या ज्ञान प्राप्त करने में गहरी रुचि रख सकता है। वे आपको भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप दोनों साथ मिलकर किसी विषय का अध्ययन कर सकते हैं या बौद्धिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। लंबी यात्राएं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान। यह घर लंबी दूरी की यात्राओं और विदेशी संपर्कों का भी प्रतिनिधित्व करता है। शादी के बाद आपके जीवन में लंबी यात्राओं, विशेषकर विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। आपका साथी यात्रा का शौकीन हो सकता है या किसी अलग संस्कृति या देश से हो सकता है। यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और आपको विभिन्न संस्कृतियों को समझने का मौका देता है। पिता और बड़ों का सम्मान। आपका साथी आपके पिता या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों का बहुत सम्मान कर सकता है। उनके बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं या साथी आपके पिता तुल्य बन सकता है। वे पारंपरिक मूल्यों और बड़ों के सम्मान को महत्व दे सकते हैं। नैतिक और सिद्धांतवादी। धर्म स्थान में दाराकारक होने के कारण आपका साथी आमतौर पर नैतिक, ईमानदार और सिद्धांतों पर चलने वाला होता है। वे न्यायप्रिय और सच्चे हो सकते हैं। आशावाद और व्यापक दृष्टि। आपका साथी आशावादी हो सकता है और आपको जीवन की बड़ी तस्वीर देखने में मदद कर सकता है। वे आपको छोटी-छोटी बातों में उलझने के बजाय भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संक्षेप में, नौवें घर में दाराकारक एक भाग्यशाली, ज्ञानी, मार्गदर्शक, नैतिक और संभवतः आध्यात्मिक साथी का संकेत देता है। यह रिश्ता आपके जीवन में सौभाग्य, ज्ञान, यात्रा और आध्यात्मिक विकास ला सकता है। नौवें घर की शुभता के बावजूद यहाँ स्थित पीड़ित या अशुभ प्रभाव वाला दाराकारक कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकता है। उपदेशात्मक या आलोचनात्मक रवैया। नौवें घर का संबंध ज्ञान और दर्शन से है, लेकिन पीड़ित होने पर साथी अत्यधिक उपदेशात्मक प्रीची हो सकता है। वे हमेशा आपको ज्ञान देने या अपनी बातें थोपने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके विचारों, जीवन शैली या मान्यताओं को लेकर आलोचनात्मक या जजमेंटल हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वे खुद को आपसे बेहतर या ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। मान्यताओं में कट्टरता। साथ ही अपने धार्मिक या दार्शनिक विचारों को लेकर बहुत कठोर या कट्टर डॉगमेटिक हो सकता है। वे अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, जिससे आपके बीच वैचारिक मतभेद और संघर्ष पैदा हो सकता है। पिता या गुरु के साथ संघर्ष। यदि दाराकारक पीड़ित है तो साथी का आपके पिता या आपके गुरुओं के साथ टकराव हो सकता है। वे उनका अनादर कर सकते हैं या उनके प्रति नकारात्मक रवैया रख सकते हैं। इससे पारिवारिक या आध्यात्मिक जीवन में तनाव आ सकता है। लंबी यात्राओं में समस्याएं।
यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं या यात्रा के दौरान समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी हो सकता है और आपकी इच्छा के विरुद्ध भी यात्रा की योजना बना सकता है। यात्राओं पर अत्यधिक खर्च हो सकता है। शिक्षा संबंधी दबाव, साथ ही आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुचित दबाव डाल सकता है, भले ही आपकी रुचि न हो। वे आपकी शैक्षिक योग्यता या पसंद की आलोचना कर सकते हैं। भाग्य में बाधा यदि पीड़ित हो, शुभ प्रभाव के विपरीत यदि दारा कारक बुरी तरह पीड़ित है, तो शादी के बाद भाग्य में वृद्धि के बजाय बाधाएं या दुर्भाग्य आ सकता है। साथ ही आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। सांस्कृतिक टकराव, यदि साथी अलग संस्कृति से है, तो मूल्यों, परंपराओं और जीवन शैली में बड़े अंतर के कारण गंभीर टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो सकता है। अत्यधिक आदर्शवाद या अव्यावहारिकता, साथी इतना ज़्यादा आदर्शवादी या दार्शनिक हो सकता है कि वह जीवन की व्यावहारिक वास्तविकताओं से कट जाए। वे जिम्मेदारियों से बचने के लिए धर्म या दर्शन का सहारा ले सकते हैं। स्वयं को सही समझना, सेल्फ राइटियसनेस, साथी को लग सकता है कि वे नैतिक रूप से हमेशा सही होते हैं और वे आपकी गलतियां निकालते रह सकते हैं या आपको लगातार सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। संक्षेप में, नौवें घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में उपदेशात्मक रवैया, वैचारिक कट्टरता, पिता गुरु से संघर्ष, यात्रा शिक्षा में समस्या, भाग्य में बाधा और अव्यावहारिकता शामिल हो सकती है। यदि आपका दारा कारक नौवें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। मान्यताओं का आपसी सम्मान, एक दूसरे के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विश्वासों का सम्मान करें, भले ही वे अलग हों। अपनी मान्यताओं को थोपने से बचें और खुले दिमाग से चर्चा करें। संतुलित दृष्टिकोण, ज्ञान और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाएं। आदर्शों के साथ साथ जीवन की वास्तविकताओं पर भी ध्यान दें। अत्यधिक उपदेशात्मक होने से बचें। बड़ों का सम्मान, पिता और गुरुओं के प्रति सम्मान बनाए रखें। साथी को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। उनके साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। यात्रा और शिक्षा की योजना, यात्रा और शिक्षा से जुड़े निर्णय मिलकर लें। एक दूसरे की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान करें। सीखने का अवसर, साथी के ज्ञान को एक बोझ समझने के बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, लेकिन अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखें। साझा मूल्यों पर ध्यान, मतभेदों के बावजूद उन नैतिक और मानवीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप दोनों साझा करते हैं। धैर्य और समझ, यदि सांस्कृतिक अंतर है तो धैर्य रखें और एक दूसरे की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें। ग्रह शांति और दान, यदि दाराकारक ग्रह, विशेषकर गुरु, सूर्य या केतु पीड़ित है, तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे गुरु के लिए ओम ग्रम ग्रिम ग्राम सा गुरवे नमः, सूर्य के लिए ओम ह्रम ह्रीम ह्राम सा सूर्याय नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें, केसर, सोना, तीर्थ यात्रा करना या गुरुओं और शिक्षकों की सेवा करना लाभकारी हो सकता है। पिता समान व्यक्तियों की मदद करना भी शुभ है। इन उपायों का उद्देश्य आपसी सम्मान, समझ और संतुलन को बढ़ावा देना है, ताकि नौवें घर में दारा कारक के शुभ फलों जैसे भाग्य वृद्धि और ज्ञान प्राप्ति का अनुभव किया जा सके। अब हम कुंडली के शिखर यानी 10वें घर, दशम भाव पर पहुंचते हैं। ये घर हमारे कर्म, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन का प्रतीक है। आइए देखें कि जब ताराकारक ग्रह यहाँ स्थित होता है, तो इसका आपके जीवन साथी और आपके जीवन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वें घर में ताराकारक जीवन साथी को आपके करियर, सामाजिक स्थिति और सार्वजनिक छवि से जोड़ता है। साथ ही महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और आपकी पेशेवर उन्नति में सहायक हो सकता है। शादी के बाद आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव आ सकता है, लेकिन काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 10वां घर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों में से एक है, जिसे कर्म स्थान कहा जाता है। ये हमारे करियर, व्यवसाय, पेशे, सार्वजनिक छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकार से संबंध, अधिकार, महत्वाकांक्षा और जीवन में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अर्थ त्रिकोण का भी हिस्सा है जो भौतिक सफलता और लक्ष्यों से जुड़ा है। जब जीवन साथी का सूचक दाराकारक ग्रह इस शक्तिशाली भाव में आता है, तो यह आपके पेशेवर जीवन और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। करियर में सहयोग और उन्नति, इस स्थिति का एक प्रमुख लाभ यह है
कि आपका जीवन साथी आपके करियर के प्रति बहुत सहायक और प्रेरणादायक हो सकता है। वे आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझ सकते हैं और आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे व्यावहारिक सलाह दे सकते हैं, नेटवर्किंग में मदद कर सकते हैं या आपके काम से संबंधित जिम्मेदारियों को साझा कर सकते हैं। शादी के बाद आपके करियर में उन्नति या सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि साथी के संपर्क या उनकी प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिले। महत्वाकांक्षी और कार्य उन्मुख साथी। आपका साथी स्वयं बहुत महत्वाकांक्षी, मेहनती और अपने करियर के प्रति समर्पित हो सकता है। वे जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। उनका यह गुण आपको भी अधिक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। वे काम को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। 10वां घर सामाजिक प्रतिष्ठा का है। यहाँ दारा कारक होने पर आपका साथी एक अच्छी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो सकता है या वे खुद समाज में एक सम्मानित स्थान रखते हों। उनके साथ जुड़ने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि में सुधार हो सकता है। लोग आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। वे आपको सामाजिक रूप से सही व्यवहार करने या अपनी छवि को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। संरचना और अनुशासन। यह घर संरचना और अनुशासन का भी प्रतिनिधित्व करता है। मकर राशि का प्राकृतिक घर। आपका साथी आपके जीवन में, विशेषकर आपके काम और दिनचर्या में, अधिक संरचना और अनुशासन ला सकता है। वे आपको समय प्रबंधन या संगठित रहने में मदद कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति आपको अधिक जिम्मेदार और व्यवस्थित बना सकती है। नेतृत्व क्षमता और अधिकार। आपका साथी नेतृत्व गुणों से युक्त हो सकता है या किसी आधिकारिक पद पर हो सकता है। वे निर्णय लेने में सक्षम और आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं। वे आपके जीवन में एक मजबूत और स्थिर उपस्थिति प्रदान कर सकते हैं। साझा पेशेवर लक्ष्य। कुछ मामलों में आप और आपका साथी एक ही पेशे में हो सकते हैं या साथ मिलकर कोई व्यवसाय चला सकते हैं। यह स्थिति साझा पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अनुकूल हो सकती है, बशर्ते आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। जिम्मेदारी लेना। आपका साथी आपके करियर या सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले सकता है, जिससे आपका बोझ हल्का हो सकता है। वे आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं या आपके पेशेवर निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संक्षेप में, 10वें घर में दारा कारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो महत्वाकांक्षी, करियर केंद्रित, सहायक, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित और आपके जीवन में संरचना लाने वाला हो। यह स्थिति पेशेवर सफलता और सामाजिक उन्नति के लिए बहुत सहायक हो सकती है। 10वें घर की कर्म केंद्रित प्रकृति के कारण यहाँ स्थित दारा कारक कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी ला सकता है, खासकर यदि ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। अत्यधिक कार्य उन्मुखता, वर्कहोलिज्म और उपेक्षा। साथ ही अपने काम में इतना ज़्यादा डूब सकता है कि वह रिश्ते और परिवार को नज़रअंदाज करने लगे। आपको महसूस हो सकता है कि आप उनके लिए प्राथमिकता नहीं हैं और आपको अकेलेपन या उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। काम का तनाव घर के माहौल को भी बिगाड़ सकता है। नियंत्रण और हस्तक्षेप। 10वां घर अधिकार का है। पीड़ित दारा कारक यहाँ होने पर साथ ही आपके करियर या पेशेवर निर्णयों पर अत्यधिक नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है। वे आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए या किसके साथ काम करना चाहिए। यह आपकी पेशेवर स्वतंत्रता में बाधा डाल सकता है और संघर्ष पैदा कर सकता है। प्रतिष्ठा का अत्यधिक मोह। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को लेकर अत्यधिक चिंतित हो सकता है। वे बाहरी दिखावे को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं और रिश्ते की भावनात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। वे आपको भी हमेशा एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए दबाव डाल सकते हैं ताकि उनकी छवि खराब ना हो। घर और काम के बीच संघर्ष। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। काम से जुड़ा तनाव, लंबी कार्य अवधि या लगातार यात्राएं पारिवारिक जीवन में अशांति पैदा कर सकती हैं। आप दोनों के बीच समय और प्राथमिकताओं को लेकर लगातार खींचतान हो सकती है। सत्ता का संघर्ष। यदि दोनों पार्टनर महत्वाकांक्षी और अधिकार प्रेमी हैं, तो रिश्ते में सत्ता का संघर्ष, पावर स्ट्रगल छिड़ सकता है। दोनों ही नेतृत्व करना चाहेंगे, जिससे टकराव बढ़ सकता है। साथ ही सार्वजनिक रूप से आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है या आपको कमतर दिखा सकता है। आलोचनात्मक रवैया काम को लेकर।
साथ ही आपके काम, आपकी महत्वाकांक्षाओं या आपकी उपलब्धियों की आलोचना कर सकता है। उन्हें लग सकता है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं या आप उनके मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। करियर में बाधा यदि पीड़ित हो, यदि दारा कारक बुरी तरह पीड़ित है, तो साथ ही आपके करियर में उन्नति के बजाय बाधाएं पैदा कर सकता है। उनके कारण आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है या आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। भावनात्मक दूरी, काम और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण रिश्ते में भावनात्मक दूरी आ सकती है। गहरी भावनाओं और अंतरंगता के लिए समय या स्थान नहीं बच पाता। संक्षेप में, 10वें घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में अत्यधिक कार्य उन्मुखता, नियंत्रण, प्रतिष्ठा का मोह, घर काम में संघर्ष, सत्ता संघर्ष, आलोचना और भावनात्मक दूरी शामिल हो सकती है। यदि आपका दारा कारक 10वें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। संतुलन प्राथमिकता है। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाएं और उनका सम्मान करें। घर पर काम की बातें कम करें और एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। छुट्टियों और आराम के लिए समय निकालें। आपसी सहयोग, नियंत्रण नहीं। एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करें, लेकिन करियर संबंधी निर्णय थोपने से बचें। सलाह दें, लेकिन अंतिम निर्णय व्यक्ति पर छोड़ें। एक टीम के रूप में काम करें, न कि बॉस और कर्मचारी के रूप में। गुणवत्ता पर ध्यान दें, दिखावे पर नहीं। बाहरी प्रतिष्ठा से ज़्यादा रिश्ते की आंतरिक गुणवत्ता और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व दें। एक दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। खुला संवाद, काम के तनाव और अपेक्षाओं के बारे में खुलकर बात करें। अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करें और साथी की चिंताओं को भी समझें। साझा आराम का समय, ऐसी गतिविधियाँ खोजें जिनका आप दोनों काम से दूर रहकर आनंद ले सकें। इससे तनाव कम होगा और रिश्ता मजबूत होगा। अधिकार नहीं, सम्मान, रिश्ते में सत्ता संघर्ष से बचें। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र और विशेषज्ञता का सम्मान करें। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करें। ग्रह शांति, यदि दारा कारक ग्रह, विशेषकर शनि, सूर्य, मंगल या बुध पीड़ित है, तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे शनि के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः, सूर्य के लिए ओम ह्रम ह्रीम ह्रौम साह सूर्याय नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, अनाज, कपड़े, तेल, पेशेवर उपकरण या अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना लाभकारी हो सकता है। ज़रूरतमंदों को उनके काम में मदद करना भी शुभ है। इन उपायों का उद्देश्य काम और निजी जीवन में संतुलन स्थापित करना, आपसी सम्मान बढ़ाना और महत्वाकांक्षा को सकारात्मक दिशा देना है, ताकि 10वें घर में दारा कारक के लाभों को प्राप्त किया जा सके और चुनौतियों को कम किया जा सके। अब हम 11वें घर, एकादश भाव की ओर चलते हैं, जिसे लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति का घर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि जब दारा कारक ग्रह इस घर में आता है, तो यह आपके जीवन साथी और आपकी आकांक्षाओं पर कैसा प्रभाव डालता है। 11वें घर में दारा कारक जीवन साथी को आपके लाभ, आय, बड़े भाई बहन, मित्र मंडली और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ता है। साथ ही सामाजिक, मित्रवत और आपकी महत्वाकांक्षाओं में सहायक हो सकता है। शादी के बाद आय में वृद्धि या सामाजिक दायरे का विस्तार हो सकता है, लेकिन दोस्ती और निजी रिश्ते में संतुलन बनाना पड़ सकता है। 11वां घर ज्योतिष में एक उपचय भाव है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर भौतिक लाभ और इच्छा पूर्ति के लिए। यह हमारी आय, लाभ, गेन्स, बड़े भाई बहन, मित्र मंडली, सामाजिक नेटवर्क, समूह गतिविधियाँ, आकांक्षाएं और हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह काम त्रिकोण का भी हिस्सा है। जब जीवन साथी का सूचक दारा कारक ग्रह इस लाभकारी भाव में स्थित होता है, तो यह आपके जीवन में कई सकारात्मक अवसर और संबंध ला सकता है। आय और लाभ में वृद्धि, इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि शादी के बाद आपकी आय या वित्तीय लाभ में वृद्धि हो सकती है। आपका जीवन साथी स्वयं अच्छी आय वाला हो सकता है या उनके आने से आपके जीवन में कमाई के नए अवसर खुल सकते हैं। वे आपको निवेश करने या अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपका साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, खासकर वित्तीय मामलों में। आप दोनों मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। विस्तृत और सहायक मित्र मंडली, 11वां घर दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क का है। आपका साथी बहुत सामाजिक और मित्रवत स्वभाव का हो सकता है। उनके पास एक बड़ा और प्रभावशाली मित्र समूह हो सकता है, जिससे आपको भी जुड़ने का मौका मिलेगा। शादी के बाद आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथी के दोस्त या आपका अपना मित्र समूह आपके रिश्ते में सहायक भूमिका निभा सकता है।
वे आपके लिए अवसर ला सकते हैं या मुश्किल समय में मदद कर सकते हैं। कई बार जीवनसाथी से मुलाकात भी दोस्तों के माध्यम से या किसी सामाजिक कार्यक्रम में होती है। इच्छाओं की पूर्ति में सहायक। यह घर इच्छा पूर्ति का है। आपका साथी आपकी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वे आपके लक्ष्यों को समझेंगे और उन्हें प्राप्त करने में आपका साथ देंगे। हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी इच्छा साथी के आने के बाद ही पूरी हो। वे आपकी आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट बन सकते हैं। सहयोगी और मित्रवत साथी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह भी होगा। आप उनके साथ खुलकर अपनी बातें साझा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। रिश्ते में दोस्ती का तत्व बहुत मजबूत होता है। वे सहयोगी स्वभाव के होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बड़े भाई-बहनों से अच्छे संबंध। यदि दारा कारक शुभ है, तो आपके साथी के आपके बड़े भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं या वे आपके लिए बड़े भाई-बहन की तरह सहायक बन सकते हैं। आधुनिक और प्रगतिशील विचार। 11वां घर कुंभ राशि एक्वेरियस का प्राकृतिक घर है, जो आधुनिकता, नवीनता और प्रगतिशील विचारों से जुड़ा है। आपका साथी खुले विचारों वाला, पारंपरिक बंधनों को न मानने वाला और भविष्य की ओर देखने वाला हो सकता है। वे नई तकनीक या सामाजिक बदलावों में रुचि रख सकते हैं। समूहों में सक्रियता। आपका साथी सामाजिक समूहों, क्लबों या संगठनों में सक्रिय हो सकता है। आप दोनों साथ मिलकर किसी सामाजिक या मानवीय कार्य में भाग ले सकते हैं। संक्षेप में, 11वें घर में दारा कारक एक ऐसा साथी दे सकता है जो सामाजिक, मित्रवत, सहायक, आय बढ़ाने वाला और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मददगार हो। ये स्थिति वित्तीय लाभ, एक अच्छे सामाजिक जीवन और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बहुत अनुकूल है। 11वें घर की सामाजिक और लाभ केंद्रित प्रकृति कुछ चुनौतियां भी ला सकती है, खासकर यदि दारा कारक ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। रिश्ते की उपेक्षा। साथी अपनी मित्र मंडली या सामाजिक गतिविधियों में इतना ज्यादा व्यस्त हो सकता है कि वह आपके व्यक्तिगत रिश्ते को पर्याप्त समय या ध्यान न दे पाए। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनकी प्राथमिकता सूची में नीचे हैं और उनके दोस्त आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों का अत्यधिक हस्तक्षेप। जहाँ दोस्त सहायक हो सकते हैं, वहीं बहुत ज़्यादा दोस्त या गलत तरह के दोस्त आपके रिश्ते में हस्तक्षेप कर सकते हैं या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथी दोस्तों की सलाह पर ज़्यादा चल सकता है या उनकी वजह से आपसे दूरी बना सकता है। रिश्ते की गोपनीयता भंग हो सकती है। वित्तीय अस्थिरता या असहमति। लाभ स्थान होने के बावजूद पीड़ित ग्रह यहाँ आय में अचानक उतार चढ़ाव या वित्तीय अस्थिरता दे सकता है। लाभ कमाने के तरीकों को लेकर या पैसे खर्च करने को लेकर आप दोनों के बीच असहमति हो सकती है। साथ ही अत्यधिक भौतिकवादी हो सकता है या लाभ के लिए अनैतिक तरीके अपना सकता है। भावनात्मक गहराई की कमी। 11वां घर अक्सर समूहों और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है, न कि गहरी व्यक्तिगत अंतरंगता से। रिश्ते में दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन गहरी भावनात्मक जुड़ाव या अंतरंगता की कमी महसूस हो सकती है। साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर सकता है या भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग-थलग रह सकता है। अवास्तविक इच्छाएं। यह घर इच्छाओं का है। पीड़ित दारा कारक यहाँ साथी को अवास्तविक या अत्यधिक इच्छाओं वाला बना सकता है। वे हमेशा और ज़्यादा की चाहत रख सकते हैं और जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। यह रिश्ते पर दबाव डाल सकता है। सामाजिक दबाव। साथी सामाजिक दिखावे या समूह की अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दे सकता है। वे आपको भी सामाजिक रूप से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, भले ही आप सहज ना हों। बड़े भाई-बहनों से समस्या। यदि दारा कारक पीड़ित है, तो बड़े भाई-बहनों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं या उनके कारण रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं। अस्थिर सामाजिक संबंध। सामाजिक दायरे में बार-बार बदलाव आ सकता है या दोस्ती स्थायी नहीं रह सकती। साथ ही आसानी से दोस्त बना सकता है और आसानी से तोड़ भी सकता है। स्वतंत्रता का अतिरेक। आधुनिक विचारों के साथ-साथ साथी अत्यधिक स्वतंत्र हो सकता है और रिश्ते की जिम्मेदारियों या प्रतिबद्धता से बचना चाह सकता है। संक्षेप में, 11वें घर में दारा कारक के नकारात्मक पहलुओं में रिश्ते की उपेक्षा, दोस्तों का हस्तक्षेप, वित्तीय अस्थिरता, भावनात्मक गहराई की कमी, अवास्तविक इच्छाएं और सामाजिक दबाव शामिल हो सकता है। यदि आपका दारा कारक 11वें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। संतुलन स्थापित करें। सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत रिश्ते के बीच स्पष्ट संतुलन बनाएं। अपने रिश्ते के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालें, जो केवल आप दोनों का हो।
दोस्तों के साथ सीमाएं, अपनी मित्र मंडली और साथी की मित्र मंडली के साथ स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। दोस्तों को रिश्ते के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने दें। समझें कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। वित्तीय योजना और संवाद, आय और व्यय के बारे में खुलकर बात करें। मिलकर वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। लाभ के लिए नैतिक तरीकों पर जोर दें। भावनात्मक जुड़ाव पर काम करें। रिश्ते में गहरी भावनात्मक अंतरंगता विकसित करने के लिए सचेत प्रयास करें। अपनी भावनाओं को साझा करें और साथी को भी इसके लिए सुरक्षित महसूस कराएं। दोस्ती से आगे बढ़कर गहरे बंधन बनाने पर ध्यान दें। वास्तविक अपेक्षाएं रखें। अपनी और साथी की इच्छाओं को यथार्थवादी रखें। जो आपके पास है, उसके लिए आभारी होना सीखें। गुणवत्तापूर्ण सामाजिक जीवन, सामाजिक मेलजोल को दिखावे के बजाय वास्तविक संबंधों पर केंद्रित करें। ऐसे समूहों या दोस्तों से जुड़ें जो सकारात्मक प्रभाव डालते हों। बड़े भाई बहनों से संबंध सुधारें। यदि संभव हो तो बड़े भाई बहनों के साथ समझ और सम्मान का रिश्ता बनाने का प्रयास करें। ग्रह शांति, यदि दारा कारक ग्रह विशेषकर शनि, गुरु, शुक्र या बुध पीड़ित है तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे शनि के लिए ओम शाम शनैश्चराय नमः, गुरु के लिए ओम ग्रम ग्रिम ग्रौम स गुरावे नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, अनाज, वस्त्र, धन या मित्र मंडली या बड़े भाई बहनों की मदद करना लाभकारी हो सकता है। सामाजिक या मानवीय कार्यों के लिए दान करना भी शुभ है। इन उपायों का उद्देश्य सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत रिश्ते में संतुलन लाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करना है, ताकि 11वें घर में दारा कारक के लाभों का पूर्ण आनंद लिया जा सके। कुंडली के अंतिम घर यानी 12वें घर द्वादश भाव पर आते हैं। ये घर व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश, शयन सुख और छिपी हुई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं कि जब दारा कारक ग्रह इस रहस्यमयी भाव में स्थित होता है तो यह आपके जीवन और रिश्ते पर क्या असर डालता है। 12वें घर में दारा कारक जीवन साथी को विदेश, आध्यात्मिकता, एकांत, व्यय और शयन सुख से जोड़ता है। रिश्ता या तो बहुत आध्यात्मिक और गहरा हो सकता है या फिर दूरी, हानि और छिपे हुए मुद्दों से भरा हो सकता है। विदेश यात्रा या एकांतवास महत्वपूर्ण हो सकता है। 12वां घर ज्योतिष में एक त्रिक भाव है और मोक्ष त्रिकोण का अंतिम घर भी है। यह हानि, व्यय, कारावास, अस्पताल, एकांत, विदेश यात्रा, अवचेतन मन, सपने, आध्यात्मिकता, दान, मोक्ष और शयन सुख, बेड प्लेजर्स का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसे अक्सर मुश्किल माना जाता है, लेकिन यहाँ दारा कारक का होना कुछ अनूठे और गहरे सकारात्मक अनुभव भी दे सकता है, खासकर यदि आप आध्यात्मिक पथ पर हों या एक अलग तरह के संबंध की तलाश में हों। गहरा आध्यात्मिक या आत्मिक संबंध, इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण लाभ यह हो सकता है कि आपके और आपके साथी के बीच एक बहुत गहरा आध्यात्मिक या आत्मिक संबंध हो। यह रिश्ता भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे महसूस हो सकता है। आपका साथी बहुत आध्यात्मिक, ध्यान करने वाला, अंतर्ज्ञानी या सेवाभावी हो सकता है। आप दोनों साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या मानवता की सेवा में लग सकते हैं। यह संबंध आपको मोक्ष या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। विदेश से संबंध या विदेश यात्रा, 12वां घर विदेश का प्रमुख कारक है। यहाँ दारा कारक होने पर आपका जीवन साथी किसी दूसरे देश या बहुत दूर स्थान से हो सकता है। शादी के बाद आपके विदेश में बसने या लगातार विदेश यात्रा करने के योग बन सकते हैं। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान आपके दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है। एक अलग पृष्ठभूमि का साथी जीवन में एक नयापन और रोमांच ला सकता है। करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण साथी, 12वें घर की ऊर्जा करुणा और सहानुभूति से भरी होती है। आपका साथी अत्यधिक दयालु, दूसरों के दर्द को समझने वाला और मदद करने वाला हो सकता है। वे उन लोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं जो पीड़ित हैं या ज़रूरतमंद हैं। वे जानवरों से प्रेम करने वाले या किसी चैरिटी संस्था से जुड़े हो सकते हैं। उनका यह करुणामय स्वभाव रिश्ते में एक गहरी मानवता लाता है। कल्पनाशील और रचनात्मक, यह घर अवचेतन मन और सपनों का है जो कल्पना शक्ति का स्रोत है। आपका साथी बहुत कल्पनाशील, रचनात्मक या कलात्मक हो सकता है। वे संगीत, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य कला में रुचि रख सकते हैं। उनकी यह कल्पनाशीलता आपके जीवन में भी रंग भर सकती है या आपको रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित कर सकती है।
शयन सुख और निजी अंतरंगता। 12वां घर शयन सुख का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तारा कारक एक मजबूत और निजी अंतरंग जीवन का संकेत दे सकता है। आप दोनों के बीच शारीरिक संबंध गहरे और संतोषजनक हो सकते हैं, जो बाहरी दुनिया से अलग आपका अपना एक निजी क्षेत्र हो। एकांत में साथी। यह घर एकांत का भी है। आपका साथी आपके एकांत की ज़रूरत को समझ सकता है, या वे खुद भी एकांत प्रिय हो सकते हैं। आप दोनों बिना ज़्यादा शोर शराबे के शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। मुश्किल समय में जब आप दुनिया से कटना चाहते हो, तो वे आपका शांत सहारा बन सकते हैं। छिपी हुई प्रतिभा या मदद। आपका साथी किसी छिपे हुए तरीके से आपकी मदद कर सकता है, या उनमें कोई ऐसी प्रतिभा हो सकती है जो सामान्य रूप से दिखाई न दे, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी हो। त्याग और जाने देना सिखाना। यह रिश्ता आपको भौतिक चीज़ों या अहंकार से अनासक्ति, डिटैचमेंट और त्याग का पाठ पढ़ा सकता है। आप निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। संक्षेप में, 12वें घर में दारा कारक एक आध्यात्मिक, करुणामय, कल्पनाशील, संभवतः विदेशी साथी का संकेत दे सकता है। ये रिश्ता आपको गहरी आत्मिक संतुष्टि, विदेश यात्रा और त्याग का अनुभव करा सकता है, अगर इसकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए। 12वें घर की हानि, छिपाव और एकांत की प्रकृति के कारण यहाँ स्थित दारा कारक कई गंभीर चुनौतियाँ और नकारात्मक पहलू भी ला सकता है, खासकर अगर ग्रह पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो। दूरी, अलगाव और हानि। यह स्थिति रिश्ते में भावनात्मक या शारीरिक दूरी का एक मजबूत संकेत है। यह एक लंबी दूरी का रिश्ता, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर साथ रहते हुए भी आप भावनात्मक रूप से अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। साथ ही भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध या अपने ही ख्यालों में खोया रह सकता है। गंभीर मामलों में यह साथी से स्थायी अलगाव, तलाक या साथी की हानि, मृत्यु या गुम हो जाना का भी संकेत दे सकता है। रिश्ते में अकेलेपन की गहरी भावना हो सकती है। रहस्य, धोखा और छिपे हुए मुद्दे। 12वां घर छिपी हुई चीज़ों का है। साथी का जीवन रहस्यों से भरा हो सकता है। वे अपने अतीत, अपनी आदतों जैसे कोई लत या अपनी भावनाओं को छुपा सकते हैं। रिश्ते में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, जिससे संदेह और अविश्वास पैदा होता है। कुछ मामलों में ये सीधे धोखे या बेवफाई का कारण बन सकता है। साथी के छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाएं। अत्यधिक व्यय और वित्तीय हानि। यह घर व्यय और हानि का प्रमुख घर है। साथी बहुत खर्चीला हो सकता है, या उनके कारण आपको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। शादी के बाद खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं और बचत करना मुश्किल हो सकता है। साथी की बुरी आदतें या स्वास्थ्य समस्याएं भी वित्तीय बोझ बढ़ा सकती हैं। पलायनवाद, एस्केपिज्म और लत। 12वें घर की ऊर्जा व्यक्ति को वास्तविकता से भागने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही शराब, ड्रग्स या अन्य किसी लत का शिकार हो सकता है। वे जिम्मेदारियों से बचने के लिए सपनों या कल्पनाओं की दुनिया में खोए रह सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर मानसिक। यह घर अस्पतालों और छिपी हुई बीमारियों से जुड़ा है। साथी को लंबी चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक चिंताएं जैसे अवसाद, चिंता या नींद संबंधी विकार हो सकते हैं। रिश्ते का तनाव भी आपकी या साथी की सेहत बिगाड़ सकता है। शयन सुख संबंधी समस्याएं। या तो शयन सुख को लेकर अवास्तविक या असामान्य इच्छाएं हो सकती हैं, या फिर शारीरिक अंतरंगता में कमी, उदासीनता या बाधाएं आ सकती हैं। प्रतिबद्धता की कमी या अस्पष्टता। साथी रिश्ते को लेकर अस्पष्ट या प्रतिबद्धता से कतराने वाला हो सकता है। वे रिश्ते को कोई स्पष्ट नाम या दिशा देने से बच सकते हैं। बदनामी या गुप्त शत्रु। साथी के कारण या रिश्ते की प्रकृति के कारण आपको बदनामी या गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते को समाज की नज़रों से छुपाकर रखना पड़ सकता है। संक्षेप में, 12वें घर में दाराकारक के नकारात्मक पहलुओं में दूरी, हानि, धोखा, अत्यधिक व्यय, पलायनवाद, स्वास्थ्य मुद्दे, अंतरंगता में समस्या और प्रतिबद्धता की कमी शामिल हो सकती है। ये स्थिति रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक समझ, विश्वास और त्याग की मांग करती है। यदि आपका दारा कारक 12वें घर में है और आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय सहायक हो सकते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाएं। रिश्ते की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लें। साथ में ध्यान करें, योग करें या किसी आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लें। इससे रिश्ते को एक गहरा अर्थ मिलेगा
विश्वास और पारदर्शिता पर काम करें। जानबूझकर रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाएं। अपने डर और असुरक्षाओं को साझा करें। साथी को भी अपनी बातें बताने के लिए प्रोत्साहित करें। संदेह को बातचीत से दूर करें। व्यय पर नियंत्रण, खर्चों का हिसाब रखें और अनावश्यक व्यय से बचें। वित्तीय योजना बनाएं। फिजूल खर्ची को नियंत्रित करने के तरीके खोजें। पलायनवाद का सामना करें। यदि साथी या आप वास्तविकता से भाग रहे हैं तो इसका सामना करें। लत या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पेशेवर मदद लें। सपनों के साथ साथ यथार्थ में जीना सीखें। निजी स्थान का सम्मान, एक दूसरे के एकांत या निजी स्थान की ज़रूरत का सम्मान करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से अलगाव न बन जाए। गुणवत्तापूर्ण समय भी साथ बिताएं। दान और सेवा, नियमित रूप से दान करें, खासकर अस्पतालों, आश्रमों या विदेश में रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए। नींद संबंधी समस्याओं के लिए तकिया या कंबल दान करना भी अच्छा है। निस्वार्थ भाव से सेवा करें। विदेश यात्रा यदि संभव हो और कुंडली के अन्य योग सहायक हों, तो विदेश यात्रा या विदेश में कुछ समय बिताना 12वें घर की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से चैनलाइज कर सकता है। ग्रह शांति, यदि दारा कारक ग्रह विशेषकर शनि, केतु, राहु या शुक्र पीड़ित है तो उसकी शांति के उपाय करें। संबंधित मंत्रों का जाप, जैसे केतु के लिए ओम श्रम श्रीम श्रम साह केतावे नमः, शनि के लिए ओम शम शनैश्चरया नमः। संबंधित वस्तुओं का दान, कंबल, जूते, दवाइयाँ या ध्यान केंद्रों या अस्पतालों में सेवा करना लाभकारी हो सकता है। इन उपायों का उद्देश्य रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ाना, नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे व्यय या पलायनवाद को नियंत्रित करना और 12वें घर की आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करके रिश्ते को गहरा और सार्थक बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने दारा कारक ग्रह के 12 भावों में प्रभाव को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे यह सबसे कम डिग्री वाला ग्रह हमारे जीवन साथी के स्वभाव, हमारे रिश्ते की गतिशीलता और हमारे जीवन पर पड़ने वाले उसके गहरे असर को दर्शाता है। यह हमें दिखाता है कि हम किस तरह के साथी को आकर्षित करते हैं और उस रिश्ते के माध्यम से हमें कौन से कर्मिक सबक सीखने हैं। ज्योतिष हमें इन संभावनाओं की ओर इशारा करता है, एक मार्ग दिखाता है, लेकिन रिश्ते को सफल और सामंजस्यपूर्ण बनाने की असली शक्ति हमारे आपसी समझ, धैर्य, प्रयास और प्रेम में ही छिपी है। कृपया याद रखें कि यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण रिश्ते या निर्णय को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें, क्योंकि सटीक भविष्यवाणी केवल पूरी कुंडली के विस्तृत विश्लेषण से ही संभव है। तो आइए इस ज्ञान का उपयोग अपने रिश्तों को अधिक गहराई और सम्मान देने में करें। अपने साथी को समझने और आने वाली चुनौतियों का सामना जागरूकता और प्रेम के साथ करने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम अपने सबसे करीबी रिश्ते को समझ और स्नेह से सींचते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। अगर आपके मन में अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव हो या इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी हर बात मेरे लिए बहुत कीमती है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।